हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत शानदार चैप्टर, मतलब एक ऐसा चैप्टर, जस्ट इमेजिन, जस्ट गेस करो कि कौन से चैप्टर की बात मैं कर रहा हूं, जिसको अगर किया तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंप्लीट किया, जिसको अगर किया तो 50 आउट ऑफ 50 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लाने का हमारा सपना पूरा होगा, और जिसको अगर किया तो एफएमएसएम में अब की बार 90 पार हम कह सकते हैं, और बेस्ट किया तो ही ये हो सकता है। चलो, लेट्स मेक इट इजी, लेट्स मेक इट सिंपल एंड लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, इजी एंड सिंपल चैप्टर, और उसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हर बच्चे की जान है। हर बच्चे को लगता है कि काश मेरा कैपिटल बजटिंग का चैप्टर ना द बेस्ट होता, और अगर ये बेस्ट होगा तो समझ लो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तड़का लग चुका है, आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनने जा रहे हो। चलो इसी तरह से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इट्स एन इजी, इंटरेस्टिंग एंड सिंपल चैप्टर, तो ट्रस्ट मी, मैं इसको इजी, इंटरेस्टिंग एंड सिंपल आपको बना के भी कराने वाला हूं। देखते हैं कैसे सिंपल है। सबसे पहली बात कि ये चैप्टर अपन क्यों पढ़ने वाले। ये चैप्टर अपन बच्चे इसलिए पढ़ने वाले हैं कि इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम इंपॉर्टेंस है, एंड इट इज अ वेरी वेरी हॉट चैप्टर। अगर एग्जाम की बात करूं तो ज्यादातर सिनेरियो बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन इसी से आते हैं। एमसीक्यू में भी इसका रोल होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक जरूर रहता है 5 मार्क्स का, तो कुल मिला के 10 to 15 मार्क्स, बिल्कुल सही सुना, कभी कभी 15 से भी ज्यादा का वेटेज रहता है। तो आपके अटेम्प्ट में इसका जो वेटेज होगा, चाहे आप सीए, सीएस, सीएफए या सीएस किसी की भी, या सीएमए किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिनिमम 10 to 15 मार्क्स का वेटेज आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में कैपिटल बजटिंग का तो रहने ही वाला है। चलो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पढ़ते हैं। एक और छोटी सी बात पहले कि मैं स्टार्ट करूं, क्या होता है कि कई बार ना कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ प्री कंडीशंस होती है। प्री कंडीशन मतलब, सर ये वाला चैप्टर अगर अपने को करना है तो मैं एकदम फ्रेशर हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं, मैंने आपके पहले के चैप्टर नहीं पढ़े, मैंने कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकता हूं? मेरा जवाब है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा है तो क्या पढ़ के स्टार्ट करो तो बेस्ट आपको समझ में आएगा। वैसे मैं सारी चीजें स्क्रैच से, बेसिक से, फंडामेंटल से, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं उसकी भी कवर करूंगा, जहां जहां जब जब मुझे इस चैप्टर में मिलेगी। आपको स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करने दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके दिमाग में ये बात डाल देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि अगर आपको 3 चीजें आती हैं, अगर आती हैं, भगवान करे आती होंगी। पहले को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा है, और मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के जो 3 लेक्चर कराए उसमें बहुत अच्छे से कवर कराया, जो पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम यूज कर रहे हैं, राइट। सो टीवीएम का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो समझो कि ये चैप्टर आपके लिए केक वॉक होने वाला है। दो कि लोग इसके लिए बहुत भौकाल क्रिएट करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं ये सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन अगर टीवीएम आता है तुम्हारा काम हो चुका है, आधा काम हो चुका है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का हमारी बुक में एक दूसरा नंबर चैप्टर है, जिसको मैंने ब्रीफली, जितनी रिक्वायर्ड है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कवर किया, और जितना मैंने कवर किया है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में, बस उतना ही करना है आपने, राइट। तो 2 चीजें अगर आपको आती हैं कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज जो आपको समझनी होती है, कैश फ्लोज। कैश फ्लो हर बच्चे को आता है, और अगर नहीं आता तो जो यहां रिक्वायर्ड है, मैं सारे कैश फ्लो जब वो रेलिवेंट प्लेस पे वो आएगी, मैं आपको सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत छोटी सी चीज है, तो इसके लिए कोई भौकाल क्रिएट करने की जरूरत तेरे को नहीं है। और चौथी चीज, गेस करो क्या? टीवीएम, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, कैश फ्लो, और एक चीज होती है जिसे हम केओ और केसी बोलते हैं, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। और पूरा चैप्टर ही हमने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है। मतलब वही जो कैपिटल जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस का पार्ट होती हैं, राइट, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का भी पार्ट होती है। नाम ही इसका कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात इस चैप्टर में करने वाले हैं अपन। तो कैपिटल अगर हम लगा रहे हैं, मान लो हमने डेट लिया, मान लो हमने डिवेंचर इश्यू किया, मान लो हमने पता ही इक्विटी किया, रिजर्व एंड सरप्लस यूज किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज किया, सारी बातें आपको पता है। आप इतना तो समझ के आए हो अकाउंटिंग से भी और फाइनेंस के पिछले चैप्टर से भी। कुछ भी लिया, कुछ भी पैसा लेके लगाया, किसी भी प्रोजेक्ट में लगाया, किसी भी बिजनेस में लगाया, कहीं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी, तो बच्चे हर किसी को पता है कि उसकी एक कॉस्ट होती है। इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी।
तो सीधी सी बात है उसकी एक कॉस्ट होती है, फ्री तो कुछ भी नहीं है कैपिटल एंड फाइनेंस की दुनिया में। तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुमको पता होनी चाहिए और वो तुमको पता है। ये चार चीजें इसकी प्री कंडीशन है। मुझे लगता है 99.99% बच्चे को ये सारी बातें पता है और नहीं भी पता है। तो जब जब जहां जहां होंगे मैं इतना कवर करूंगा कि एक फ्रेशर स्क्रैच से भी पढ़ने वाले बच्चे को ये बात समझ में आएगी। शुरू करें? आर यू रेडी? आर वी डन? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से करें? सर सबसे पहले ना मैं आपको एक स्टोरी से शुरू करना चाहता हूं। ये चैप्टर जितना इजी है ना इतना ही इजी बनाने वाला हूं। चलो चाय पे चर्चा करते। देखो एक एआई से बनाया है मैंने वीडियो आपके लिए, इसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास। 1 लाख जरा इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। आप क्या करेंगे? मन्नू चाय वाला शुरू करेंगे, किसी दोस्त के स्टार्टअप में लगाएंगे या बैंक में एफडी करवा देंगे? इंदौर शहर के दो भाई राजू और मनु दोनों चाय बेचना जानते थे। दोनों के पास 2 लाख रुपए की बचत थी और दोनों आगे बढ़ना चाहते थे। राजू ने सोचा नई जगह पर एक चाय का ठेला लगाते हैं। राजू ने नया चाय का ठेला, बर्तन और गैस लिया। खर्च 1,80,000 रुपए है। कमाई रोज 100 रुपए होने लगी। पे बैक पीरियड लगभग 10 महीने है। मनु ने 2 लाख रुपए में कुछ अलग सोचा और चाय प्लस चीज मैगी का कॉम्बो स्टार्ट किया। मनु ने ब्रांड बनाया, अंबा चाय वाला इंस्टा पेज, डिलीवरी ऐप और 200 ग्राहक बनाया। कमाई रोज 2,000 रुपए होने लगी। दोनों भाइयों ने पैसे लगाए। मनु ने समझदारी से सोचा, समझा, रिटर्न और ग्रोथ को इवैल्यूएट किया और पे बैक का हिसाब लगाया। और यही होता है कैपिटल बजटिंग और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की क्लास, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग। आज हम सीखेंगे कैसे कंपनियां एनपीवी, आईआरआर और पे बैक जैसे टूल्स से करोड़ों के फैसले लेती हैं, बिल्कुल मनु जैसे। हैप्पी लर्निंग। कॉपीराइट ऑफ दिस स्टोरी इज रिजर्व। वाह जी वाह त्रिवेदी साहब, क्या स्टोरी है, बहुत बढ़िया स्टोरी है। एआई जनरेटेड स्टोरी है। मैंने राजू और मन्नू की स्टोरी को एआई को हैंडओवर कर दिया। मैंने कहा एआई का जमाना है, कैपिटल बजटिंग एआई से समझते, तुमको भी समझ में आया होगा। राजू और मन्नू दोनों ने पैसे लगाए। आपने देखा इस पूरे स्टोरी में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और भी स्टोरीज में लेके आऊंगा ऐसे बहुत सारे, समझने के लिए बहुत काम आएगी। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। एक बंदे ने, राजू ने अगर पैसे कमाए, तुमने देखा राजू अगर रुपीज 600 पर डे कमा रहा है, तो दूसरी तरह मन्नू 2,000 रुपए कमा रहा है और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जा रहा है। बताओ किसका इन्वेस्टमेंट आपको सही लग रहा है? दोनों ने इन्वेस्ट किया। एक की सोच थोड़ी शॉर्ट टर्म थी, एक की सोच थोड़ी लॉन्ग टर्म थी। और पता है क्या, बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए इस पूरे स्टोरी के अंदर। जैसे वो बोलते हैं एनपीवी पॉजिटिव है, जैसे उसने बोला इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम आईआरआर कहते हैं, जैसे वो कहता है उसका पे बैक पीरियड। मतलब ये सब क्यों, क्या है ये सब और क्यों इंपॉर्टेंट है इतने जिसका जिक्र वो अपने इस पूरे केस स्टडी के अंदर करने की कोशिश कर रहा है पूरे स्टोरी में। मतलब एक बात तो समझ में आई कि कोई डिसीजन लेने से पहले कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कैलकुलेट करनी पड़ती है और कैलकुलेट करके ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है। 2 लाख दोनों के पास है, एक कम कमाता है एक ज्यादा, किसका डिसीजन बेहतर है? ऑफ कोर्स जो ज्यादा कमाता है। 2 चीजें हमने पढ़ी हैं आज तक क्लास के अंदर, फाइनेंस के अंदर 2 चीजें हमने पढ़ी हैं कि देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको भी पता है, एक को बोलते हैं अपन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरे को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपको भी पता है कि जो हमारा अर्निंग पर शेयर है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में ही पढ़ा है हमने, एमपीएस वगैरह में। नहीं भी पढ़ा तो अब सुन लो। और हमारा जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पर शेयर, करंट मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है हमारा शेयर, उसे हम बोलते हैं, वो इंडिकेटर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। और हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द कोर ऑब्जेक्टिव। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो अल्टीमेटली आपको भी पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं हम उन्हीं पैरामीटर पर डिसीजन लेने वाले हैं जिससे हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। राजू और मन्नू के उस केस स्टडी में हमें साफ समझ में आ रहा है कि
प्रॉफिट के मामले में जो ज्यादा है, वेल्थ के मामले में भी वही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेंज सेम है लेकिन रिटर्न्स ज्यादा है, राइट? तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइज होने के भी चांसेस है। तो हम ऐसे ही डिसीजन पे हाथ रखेंगे, लेकिन उसमें हेल्प करती हैं कुछ टेक्निक जिसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक। अभी मैं डेटा पे नहीं आ रहा, डेटा अभी जस्ट लेके आऊंगा और डेटा को लाने के लिए भी मैं एलन मस्क को इंट्रोड्यूस करूंगा। विल गो विद अ केस स्टडी। आपको भी पता है केस स्टडी का टाइम है। केस स्टडी के थ्रू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। तो सबसे पहले एक फंडा लिख लो। फंडा नंबर 1, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। बाजू में लिखना विद रेफरेंस टू स्टोरी। ताकि याद रहे आपको इन द क्लास, कि क्लास में सर ने एक स्टोरी दिखाई थी। किसकी? राजू एंड मन्नू की स्टोरी। और उसने बात करी थी बहुत सारे टेक्निक्स की जिसके बेसिस पे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहा था। तो वो कैसे कर रहे थे? तो 2 टाइप के कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि ये टेक्निक्स जाननी जरूरी है, इन पे प्रॉब्लम करने जरूरी है, फिर उसके बाद इनके डिसीजन रूल समझने जरूरी है, सो दैट कि हम डिसीजन ले पाए। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। जस्ट लाइक कि जैसे स्टोरी सुना था वैसा। एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, और एक को बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक्स। जहां हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं उसके बेसिस पे, मतलब सीधी सी बात है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके जो टेक्निक डेवलप की गई वही मॉडर्न है, जो एकदम रियलिस्टिक है। ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या आती है सर? पहली टेक्निक आती है ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरी आती है पे बैक पीरियड। अभी जिक्र किया था ना अभी, पे बैक पीरियड। इन दोनों टेक्निक में अकाउंटिंग प्रॉफिट को, अकाउंटिंग पीरियड को लेते हैं, ना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। लेकिन आपको तो पता है फाइनेंस में हम डे 1 से क्या करते आ रहे हैं, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट और उसको बताएंगे उसकी आज की औकात। बोलो यस और नो। तो सही कौन सा है? जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो कंटेम्पररी TVM वाली टेक्निक्स हैं, जिसमें टाइम एडजस्टमेंट हो रहा है, जो प्रेजेंट वैल्यू की बात करता हो, जिसमें डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग फैक्टर्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए TVM एक प्री रेक्विजिट है। लेकिन जो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट इधर बीच में आएंगे मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, तो फिकर नॉट, नो फियर नो फिकर व्हेन आई एम देयर, राइट। चलो, तो सर इसमें टेक्निक कौन सी है? सर सबसे पहले टेक्निक होती है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा, ठीक है, इसमें भी हम बात करें तो एक और चीज आएगी, मॉडिफाइड NPV। सर ये पढ़ाओगे क्या? सिलेबस में है क्या? हाँ बिल्कुल है। ICI को जब कोई क्वेश्चन फंसाना होता है ना, ऐसी चीजों का खूब इस्तेमाल करता है, ठीक है। दूसरी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और चौथी है मॉडिफाइड IRR। अब एक चीज तुमने पढ़ी, पे बैक पीरियड, यहां है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड आपको नोट भी करना है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और होती है जिसे हम बोलते हैं PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी, कई बार एग्जाम्स में इसको डिजायरेबिलिटी इंडेक्स के नाम से पूछा, बच्चे घबरा गए, ये क्या होता है? एक ही बात होती है, डिजायर PI, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसको अलग से लिखता हूं, इसे बोलते हैं PI मेथड, या इसी को बोलते हैं डिजायरेबिलिटी इंडेक्स। डन है। सो अभी कैसा है डिजायरेबिलिटी इंडेक्स या फैक्टर? इतनी सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, और भी छोटी मोटी चीजें होंगी जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। फर्स्ट टेक अ नोट ऑफ दिस,
सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। फंडा नंबर 1, कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो हम यूज करने वाले हैं। अभी मैं फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में डिफाइन नहीं कर रहा आपको, या और भी छोटी छोटी चीजें नहीं बता रहा कि पैसे कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं, किस प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए, प्रोजेक्ट कितने टाइप के होते हैं, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किस फ्लो में आता है, ये सब नहीं बता रहा, क्योंकि इसके लिए मैंने स्टोरी दिखा दी। तो कुछ चीजें तो स्टोरी कर रही है और कुछ चीजें हम कर रहे हैं। अब मैं आपको सेकंड फंडे में लेके जाऊंगा, किसी एक टेक्निक को उठाऊंगा और उस पर कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा सीधा। बट धीरे धीरे आपको थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का मिक्स, मतलब स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। जस्ट टेक अ नोट, पहले नोट लो, ये वाले को पॉज करो, इसको नोट लो, आप पॉज करके नोट लेना, देन इसको पॉज करो और इसको नोट लो। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद अनदर स्टोरी। सो एक बात क्लियर है कि इस पूरी स्टोरी के अंदर हमने जितनी भी बातें सीखी हैं उसमें से दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि हमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करनी है, और हमारे पास कुछ डेटा होगा जिसके बेसिस पे हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं। फिर मैं वर्ड पे स्ट्रेस डाल रहा हूं, लॉन्ग टर्म। फिनेंस इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म, राइट? मैक्सिमम थिंग्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनदर स्टोरी, एक और स्टोरी, और उसमें अपने को पहली बार डेटा भी मिलेगा, और उस डेटे को यूज करके अपन एक्सप्लेन करेंगे, उन सारे आंकड़े को यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उसके बेसिस पे अब डिसीजन लेना अपन चालू करने वाले हैं और टेक्निक भी यूज करना शुरू करने वाले हैं। चलो स्टोरी पे चलते हैं, पहले स्टोरी देखते हैं। एलॉन मस्क को इंडिया में इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जाता है, स्टोरी का थीम बताता हूं, और किस तरह से प्रपोजल जाता है, किस तरह से एलॉन मस्क सोचता है, टॉप मैनेजमेंट सीईओ ऑफ द कंपनी कैसे सोचता है, और सोचने के बाद वो किन बेसिस पे अपने डिसीजंस लेता है कि इन्वेस्टमेंट मुझे इस प्रोजेक्ट पे, इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म मोड में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट्स सी, बहुत बातें आपको विजुअल से समझ में आती हैं, वहीं से शुरू करते हैं। साल 2025 की शुरुआत, बहुत आराम से इस स्टोरी को भारत सुनना में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर उत्साह अपने चरम पर था। ठीक इसी वक्त इलॉन मस्क को एक प्रस्ताव मिला, भारत में 50,000 करोड़ का निवेश करने का। प्रस्ताव आकर्षक था, लेकिन इलॉन मस्क कोई भी निर्णय भावना से नहीं, बल्कि डेटा और गणना से लेते हैं। मैं यहां पे थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं। इसमें एक बात अपने को सीखने को मिली कि 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल मिलता है, और एलॉन मस्क कोई भी डिसीजन इमोशन के बेसिस पे नहीं करता, गट फीलिंग पे नहीं करता, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करता, बल्कि उसे तो फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए। वो फैक्ट्स एंड फिगर हम आप कैलकुलेट करके उसे देंगे, राइट? एज अ सीएफओ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ cost and management accountant, as a chartered financial analyst, this is your responsibility to provide the top management with such data basis which they can decide whether they want to invest in this proposal project, yes or no, or in this business or in this machinery, yes or no, right? इससे आगे की स्टोरी। सो एक बात, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उसके सामने है, बट इससे उलट अब उसके कुछ और सवाल होंगे जो इस स्टोरी बताएगी कि उसके सवाल क्या है और कैसे हम उसे सेटिस्फाई करते हैं। कि 2025 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ रुपया होगा। कैश इनफ्लोज फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स कुछ इस प्रकार होगा: 2026 में 20,000 करोड़, 2027 में 30,000 करोड़, 2028 में 35,000 करोड़ और 2029 में 40,000 करोड़। इलॉन मस्क ने अपनी टीम से कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में तभी निवेश करूंगा जब यह एनपीवी पॉजिटिव होगा और आईआरआर मेरी अपेक्षित रिटर्न रेट से अधिक होगा। इलॉन की फाइनेंस टीम ने कहा कि अगर अपन डिस्काउंट रेट 12% माने तो एनपीवी निकाल सकते हैं। अब टीम ने कैलकुलेशन शुरू की और एनपीवी 42,130 करोड़ रहा। इलॉन ने मुस्कुराकर कहा, एनपीवी पॉजिटिव है, ये प्रोजेक्ट वैल्यू क्रिएट कर रहा है, मींस वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहा है। टीम ने कहा कि अब अपन आईआरआर का उपयोग करते हैं और देखेंगे कि किस रेट पर एनपीवी 0 होता है, वही होगा आईआरआर। कैलकुलेशन से पता चला कि 25% डिस्काउंट रेट पर एनपीवी 0 आ रही है, हेंस आईआरआर 25% है। इलॉन बोले कि मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो सिर्फ 12% है और यहाँ तो आईआरआर 25% आ रही है, मतलब यह प्रोजेक्ट मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। इलॉन मस्क ने घोषणा की मैं भारत में 50,000 करोड़ रुपया निवेश करूंगा
ये प्रोजेक्ट न सिर्फ फाइनेंशियली फायदेमंद है, बल्कि यह भारत में टेस्ला और क्लीन एनर्जी का भविष्य भी मजबूत करेगा। सीए स्टूडेंट्स के लिए सीख है कि जब कोई बड़ा निवेश निर्णय लेना हो तो सिर्फ भावना नहीं, एनपीवी और आईआरआर जैसे टूल्स की सहायता जरूरी होती है। एनपीवी मोर देन जीरो होने का मतलब है कि प्रोजेक्ट वैल्यू क्रिएट कर रहा है, मींस वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहा है। आईआरआर जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से अधिक होगा तो प्रोजेक्ट फायदेमंद माना जाता है। हैप्पी लर्निंग। कॉपीराइट ऑफ दिस स्टोरी इज रिजर्व्ड विद प्रोफेसर ओम त्रिवेदी। इस पूरे केस स्टडी में तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी, मैंने भी सुनी, तुमने भी सुनी, और ये एआई से जनरेट की हुई है। ये कुछ भी नहीं है, एक तरह से एक एग्जाम्पल है, ऐसे समझ लो, एक क्वेश्चन है, एक केस स्टडी है। और इस पे इस पूरी स्टोरी को अगर दिमाग में आप सेव रखते हो तो आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका है कि इस चैप्टर में एक्चुअली होने वाला क्या है, और मैं ही एलन मस्क हूं। आपको ऐसा सोचना है, राइट? ऐसा सोचना है। और तुम लोगों को ये टेक्निक सही लगी हो तो मेरे को प्लीज कमेंट करना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को बताना, यस सर, ये क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को, इंडस्ट्री सिचुएशन को, केस स्टडी को रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज बताना। चलो शुरू करते हैं। अब हम नोट लेंगे, इस पूरी केस स्टडी में से हम नोट लेंगे और देखना इससे एक क्वेश्चन बनके हमारा रेडी हो जाएगा। हमने क्या क्या चीजें इसमें देखी। सर सबसे पहले इसको हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं या एक छोटा सा केस स्टडी मान लेते हैं, राइट? इसमें हमने सबसे पहले देखा सर, देयर इज एन इन्वेस्टर एलॉन मस्क, इसे प्रपोजल मिलता है इंडिया के क्लीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। मतलब देयर इज अ प्रोजेक्ट और देयर इज अ प्रोपोजल टू इन्वेस्ट, और ये इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसका एक कैश फ्लो है, बोले तो कैश आउटफ्लो है, बोले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और मैं बात कर रहा हूं ईयर 2025 की, देखो समराइज कर रहा हूं, और वो है 50,000 करोड़ रुपीस का। और हमें यह बताया जा रहा है कि आप पैसा 2025 में लगा रहे हो, मतलब देयर इज अ टाइमलाइन। तो टाइमलाइन भी बन के आ रही है। कमाल की बात यह है कि देयर इज अ टाइमलाइन ऑल्सो। तो टाइमलाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये टाइमलाइन बन रही है। वी आर सिटिंग इनटू 2025। हमें 50,000 करोड़ रुपए लगाने हैं आज की डेट में। दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो एक टर्म आपको मिला इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और साफ ही लग रहा है कि अगले 4 साल में ये रिटर्न होगा। मतलब ये प्रपोजल लॉन्ग टर्म नेचर का है। और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये भी नोट कर सकते हैं यहां पे। लॉन्ग टर्म बेसिक्स है, तो लॉन्ग टर्म नेचर का है। फंडामेंटल से फंडामेंटल बिल्ड करते हैं। तो अभी अपने को मिला 1 2 3 4, मतलब 26 27 28 29 में जाकर के ये मैच्योर हो जाएगा। और हमें यह भी बताया जा रहा है कि इस टाइम पे हमारा कैश इनफ्लो, हमें बताया जा रहा है कि इस प्रपोजल में पैसा लगाने से अपने को क्या मिलेगा, मतलब कैश इनफ्लोज कितने रुपए आने वाले हैं सालाना। तो हमें पता चला है कि 26 में अपने पास 20,000 करोड़ आने वाला है। आगे वाला डेटा मुझे याद नहीं है, मैं केस स्टडी में जाऊंगा मैं वापस से, राइट? यहां से शुरू करते हैं। 26 में 20,000, 27 में 30,000, राइट? यही लिखा था ना, यहां 30,000, 30 करोड़। उसके बाद अपने पास डेटा कितना आ रहा है, उसके बाद सर यहां से 30,000 करोड़ 2028 एक मिनट, 27 में 28 में 35 एंड 29 में 40,000 करोड़। सो 35 करोड़ एंड यहां पे 40 करोड़। This is what the inflow is going to be like in next 4 years. 50 करोड़ लगाओ, 20 करोड़ 26 में, 30 करोड़ 27 में, 35 करोड़ 28 में, और 40 करोड़ 29 में, 29 में पाओ। ये ऑफर है भाई साहब। अच्छा जी, ये जो पैसे हमने लगाए हैं इसके बारे में हमें यह भी बताया गया है कि एलॉन मस्क का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड
रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है वो मुझे नहीं पता, देखते हैं 1000 करोड़ और आगे स्टोरी 2019 में में है। 40,000 करोड़। इलॉन मस्क ने अपनी टीम से कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट में इवेलुएट तभी करने को निवेश कहा, करूंगा एनपीवी और जब वह आईआरआर NPV निकालने को पॉजिटिव बोला। और ठीक IRR है, मेरी रिटर्न अपेक्षित से रिटर्न अपेक्षित रेट रिटर्न से होगा। अधिक होगा तो इलॉन मैं की पैसे फाइनेंस टीम लगाऊंगा, ने कहा ऐसा वो बोल रहा है। कि अगर अपन ठीक है, डिस्काउंट अच्छी रेट बात है। 12% 12% मान रहा है वो, अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो कितना लेके चल रहा है, 12%। यही तो डेटा चाहिए था। दिस इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और केसी और केओ और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब पैसे की कीमत है भाई, ये तो चाहिए ही चाहिए। पहले ये वसूलेंगे, पैसा लगाएंगे तो 50,000 करोड़ रुपए 12% के रेट पे है हमारे पास, चाहे वो किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से हो, किसी भी सोर्स से हो, चाहे वो हमारा इक्विटी क्यों ना हो, चाहे वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग आरई क्यों ना हो, रिजर्व एंड सरप्लस जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों ना हो, चाहे वो डेट क्यों ना हो, किसी भी फॉर्मेट से पैसा आया हो एलोन मस्क के पास, इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। जब भी हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे भाई, देखो तुमको भी एक बिजनेस में पैसा लगाना है तो सबसे पहले पैसा लगाया है, उस पैसा को लगाने में जो लगाया उसको तो निकालोगे ना भाई, उसके ऊपर जो मिलेगा वो तुम्हारा प्रॉफिट है, वो तुम्हारा वेल्थ है, वो तुम्हारी वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। अगर तुमने इससे नीचे कुछ भी कमाया तो तुम तो घाटे का सौदा कर रहे हो, जिसको तुम प्रॉफिट बोल रहे हो प्रॉफिट नहीं है, उससे तुम्हारा वेल्थ मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसको ये अपने को वापस चाहिए। प्लस ये आगे स्टोरी में क्या बोलता है कि मैं डिसीजन लेने के लिए दो तीन चीजों का इस्तेमाल करूंगा। एक एनपीवी, अब ये क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और प्रेजेंट वैल्यू पाने के लिए अपने को डिस्काउंट करना पड़ता है। और एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कंपनी जो पैसा लगा रही है उस पर क्या कमा रही है एक्चुअली, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये दोनों टाइम एडजस्टेड मेथड टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग है, तो इसी बहाने अपन दो टेक्निक भी सीखेंगे, एनपीवी क्या, आईआरआर कैसे निकालते हैं, एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फंडा क्या और फंडे भी सीखेंगे। तो डेटा अपने सामने है, ये रहा तुम्हारा केस स्टडी। एलोन मस्क 50,000 करोड़ रुपए लगा रहा है 25 में और अगले 4 साल में उसका जो कैश फ्लो आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन चारों से एनपीवी निकालना है और इन चारों से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, केसी और केओ और अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% गिवन है। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, द कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स नाउ। यू हैव टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन कि प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। एलोन मस्क में केस स्टडी में तो अपने को बता दिया कि भाई आईआरआर भी अच्छा है और हमारा रिटर्न और ओवरऑल एनपीवी भी अच्छा है, तो मैं तो पैसे लगाऊंगा, लेकिन ये डिसीजन तक वो कैसे पहुंचा होगा टॉप मैनेजमेंट का बंदा, यही सीखना है। तो पहली टेक्निक से हम भी ले सकते हैं डिसीजन हमारी लाइफ में, चाहे वो मन्नू चाय वाला हो, राजू चाय वाला हो या अपना बड़ा भाई एलोन मस्क हो, कोई भी हो, सभी इसी टेक्निक से लेते हैं जिससे तुम लेने वाले हो। इसीलिए हमेशा मैंने कहा एफएमएसएम पढ़ते हुए, ऑलवेज फील लाइक आई एम द बॉस and treat yourself like a boss and think like a boss and then take the decision, then proceed with the subject, you will always be a winner. So चलो इसी माइंडसेट के साथ अब कैलसी निकाल लो, पेन पेपर निकाल लो, अपनी बुक निकाल लो, ये रहा क्वेश्चन, करते इसको सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 फंडे सीखने होंगे, सारे फंडे यहीं सिखाऊंगा। फंडा नंबर 2, बेटा अगर आपको निकालना है एनपीवी, सबसे पहले आपको इतना तो पता चल गया होगा कि टीवीएम के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे और उसमें 2 टाइप के कॉन्सेप्ट मेन होते हैं और एक जो हम यूज करने वाले मैं बताता हूं। एक को बोलते हैं कंपाउंडिंग, जो आपको मैं ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में बता चुका हूं, लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं छोटी छोटी चीजें भी साथ लेके चलूंगा। जिनको आता है उनका रिवीजन होगा, जिनको नहीं आता है वो एक बार देख लें, बहुत ही सिंपल है। एक को है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है जो भी वैल्यू आपको आज दी जाएगी, जैसे आपको एक हमने अमाउंट दे दिया जिसे हम बोलते हैं पीवी, प्रेजेंट वैल्यू,
इसको मैं बोलूंगा फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करो, तो आप कंपाउंडिंग टेक्निक यूज करोगे, राइट? मतलब आपको 50,000 करोड़ रुपए दिया, यही वाला एग्जाम्पल, और बोलता हूं 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, एट द रेट ऑफ 12%, कितना होगा? सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टेक्निक से तुम कैलकुलेट करोगे, तुम बहुत ही सिंपल करोगे, पीवी 1 प्लस आर टू द पावर एन, जो होगा पीवी 1 प्लस 0.12 टू द पावर 4, जो भी निकल के आएगा वो तुम्हारा कंपाउंडिंग टेक्निक से फ्यूचर वैल्यू एफ बी निकल के आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग टेक्निक। बहुत ही सिंपल सी बात है। और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ये तो गिवन ही था ना, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज गिवन, से 50,000, इट इज गिवन, इट इज गिवन, इट विल बी गिवन। तो नया क्या था? नया ये था, जिससे मल्टीप्लाई किया वो क्या था? 1 प्लस आर टू द पावर एन, and this is known as compounding factor. ठीक है, ये आपको पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। दूसरी तरफ है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? जस्ट इसका रिवर्स, वाइसे वर्सा। मतलब आपको एक फ्यूचर वैल्यू दी जाएगी, 4 साल बाद वाली फिगर जो यहां निकल के आएगी, ये वाली फिगर आपको इससे कैलकुलेट करके जो भी निकलेगा वो दिया जाएगा, और इससे आपको बोला जाएगा इसका पीवी निकालो। तो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा डिस्काउंट। आपको जाना है पीछे, खींच के पीछे लाना है। इसमें आप जा रहे थे फॉरवर्ड, आगे मूव कर रहे थे, 12% से कंपाउंड कर रहे थे। यहां आप डिस्काउंट करोगे, यहां मल्टीप्लाई किया था उससे ही यहां डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है। मतलब अगेन पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, इससे हमें करना है डिस्काउंट, किससे? 1 प्लस आर टू द पावर एन से। तो इससे हमें करना है डिवाइड, तो क्या करूंगा? 1/1 प्लस आर टू द पावर एन। कई लोग आई भी लिखते हैं, मैं आर लिखता हूं, कोई बात नहीं। तो अभी क्या हो गया? जो भी मेरी फ्यूचर वैल्यू होगी, से 80,000 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/1 प्लस 1.12 टू द पावर 4। मतलब ये ऐसा हो गया, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 टू द पावर 4। सो अभी कैसा हो गया? ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन क्या हो गया? ये एक फैक्टर हो गया। मेरा नया क्या है? यही है ना, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। तो नया क्या है मेरे पास? ये है। इसे क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर। मतलब दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है। कंपाउंडिंग फैक्टर इज सिंपली अ मल्टीप्लायर, मतलब 1 प्लस आर टू द पावर एन, दिस इज कंपाउंडिंग, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन, दिस इज डिस्काउंटिंग। सिंपल। कोई भी चीज को डिस्काउंट करना हो इससे, मतलब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो इससे, सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क वाले केस में, हम किसी भी प्रोजेक्ट को आज इवेल्युएट कर रहे हैं, 2025 में बैठे हैं, और 26, 27, 28, 29 में जो पैसा आ रहा है, इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो क्या करनी पड़ेगी? इसको डिस्काउंट करो, इसको डिस्काउंट करो, इसको डिस्काउंट करो, इसको डिस्काउंट करो। कितने से करो? एट द रेट ऑफ 12% से डिस्काउंट करो, और सबकी वैल्यू यहां लगाओ, और फिर कंपेयर करो कि जो इससे डिस्काउंट होके पैसा आ रहा है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है, वो आउटफ्लोज से कम है या ज्यादा है। फिर अपने को कुछ समझ में आएगा, पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, राइट? सो यहां पे हम कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं? यहां पे जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, और कैपिटल बजटिंग में जो ज्यादातर टेक्निक हम यूज करेंगे वो क्या होगी? डिस्काउंटिंग की टेक्निक यूज करेंगे ज्यादातर टाइम। कंपाउंडिंग भी यूज होगी, हाँ यूज होगी। क्या आप करोगे? हाँ मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि आईसीआई कभी कभी जब ट्विस्ट करने पे आता है, ऐसी कहानियां कहता है और अपने को फंसाने की कोशिश करता है। पहले ना, आप आगे जाने से पहले दिमाग को ठंडा करो, जितनी बातें समराइज करिए इसको नोट करो, नोट करके देन विल टॉक। तो चलो पहले यहां से यहां तक ये केस स्टडी, क्योंकि क्या होगा, मैं तो बात करता हुआ चला जाऊंगा और आप पीछे जाके फिर कंफ्यूज होगे। एक बार पॉज मारो, प्लीज पॉज मारो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेक्निक बच्चों पे बहुत सक्सेसफुल रही है। मैंने बच्चों से पूछा है क्या आपको ये जो पॉज करके मैं नोटिंग कराता हूं,
इससे आपको फायदा होता है? बच्चों ने कहा हाँ सर, इससे हमें बहुत फायदा होता है, हमारा होमवर्क कुछ भी नहीं बचता, हम साथ साथ करते चले जाते हैं। जस्ट गिव अ सेकंड पॉज, ये वाला पेज नोट करो, पॉज करके नोट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देन ये वाला पॉज करो, ये वाला पेज नोट करो, कैश इनफ्लो वाला, जिसमें मैं समरी बना रहा हूं केस स्टडी की। देन एनपीवी आईआरआर, दो टेक्निक के बेसिस पे वो डिसीजन ले रहा है एलॉन मस्क। देन हमारे पास एनपीवी है तो फंडा दिया, टीवीएम का कॉन्सेप्ट दिया, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का फैक्टर यहां पे यूज होगा। मैंने ये भी बोला है कि कैपिटल बजटिंग में ज्यादातर ये पूरा पेज करके दे रहा हूं आपको, ज्यादातर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करने वाले हैं, बट कंपाउंडिंग भी यूज होती है, याद रखना है इस बात को। इसको पॉज करो और नोट करो, एंड देन उसके बाद ये नोट करो, एंड देन लेट्स प्रोसीड टू द कैलकुलेशन पार्ट। चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब एक बात क्लियर हो गई कि ये अपने कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर है, से इसे अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? वैसे ये बहुत ही छोटी सी बात है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट, राइट। से 50,000 करोड़ रुपीज है हमारे पास, और इसका हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है आफ्टर 4 years। तो बहुत ही सिंपल है, 50,000 1 प्लस आर टू द पावर 4, और आर की वैल्यू हमें इंटरेस्ट जो दिया हुआ था 12% दिया हुआ था। अभी मैं कह सकता हूं 50,000 1 प्लस 0.12 टू द पावर 4। इसे दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं 50,000 इंटू 1.12 टू द पावर 4। कैलकुलेट करो, और ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली क्या है? दिस इज नथिंग बट कंपाउंडिंग फैक्टर। सर क्या एग्जाम में हमें ये कैलकुलेट करना होता है? तो मेरा जवाब है नहीं, आपको एग्जाम में इसे कभी भी कैलकुलेट नहीं करना होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होता है। बट सर आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि पता नहीं कभी ना गिवन हो, कहीं आपको कुछ वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करना हो और उसका फैक्टर ना गिवन हो, तो क्या करोगे? तो वेट तो नहीं कर सकते। तो ओनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू डू दिस, राइट। चलो अभी कैसा होगा, इसको कैलकुलेट करो, 1.12 इंटू इक्वल टू 234। ये आएगा 50,000 इंटू 1.5735। जनरली हम 4 डेसिमल तक लेते हैं। जनरली हम कितने डेसिमल तक लेते हैं? 4 डेसिमल तक लेते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि यही वाला फैक्टर होगा, यही कंपाउंडिंग फैक्टर है? यस, यही कंपाउंडिंग फैक्टर है। आप अगर वॉल्यूम 1 हमारी बुक का देखोगे, मेरी बुक का वॉल्यूम 1 उठा लो, उसके एंड में चले जाओ, तो आपको वहां पे कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर ऑफ लमसम अमाउंट एट ₹1 इंटरेस्ट रेट, राइट, ऐसा करके ये टेबल पूरा दिया हुआ है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इंडेक्स फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू पीवीआईएफ या एफबीआईएफ, दोनों के टेबल यहां दिए हुए हैं। एग्जाम में नॉर्मली आपको ये टेबल दिए होते, जैसे 4 साल पे देखो और 12% का देखो, ये देखो 1.574 आया ना ये वाला, यही लगभग कैलकुलेट किया ना हमने, यही कैलकुलेट किया। इसी तरह से पीवीआईएफ, पीवीएएफ भी हो सकता है, पीवीआईएफ भी हो सकता है, एन्यूटी को एएफ बोलते हैं, एन्यूटी फैक्टर, इंडेक्स फैक्टर, ये अपने को टीवीएम में कैलकुलेट करना आता है, आपने किया हुआ है। जस्ट मैं आपको एक रिफ्रेशमेंट दे रहा हूं, रिमाइंडर दे रहा हूं कि ऐसा हम करते। तो अभी मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी माई फ्यूचर वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, से ये 50,000 इज फ्यूचर वैल्यू फॉर एग्जांपल, या कैलकुलेट ही कर लेते हैं इसका, इंटू 50,000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 78676, सॉरी, ये आ जाएगा 78676। अब इसको मुझे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये पीवीएफबी मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो उधर भी जितने भी डेटा दिया होगा एलॉन मस्क वाले केस में, सबका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पीवी तो निकालना ही है, दैट्स व्हाई। तो आपको भी पता है क्या करने वाले हैं, इस एफबी का क्या करने वाले हैं, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने वाला। और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n, मतलब
1 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 4। तो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.12, सो 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4, कितना हो गया 0.6355। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 78,676, 78,676 इक्वल टू कितना हो गया, देखो भाई इक्वल टू कितना हो गया 50,000। सो ये बहुत ही सिंपल है, आपको आता होगा, नहीं आता तो अब आप कर लोगे। प्रेजेंट को फ्यूचर में और फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करने का सिंपल है, कंपाउंडिंग फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका टेबल होता है, एग्जाम में गिवन होता है, नहीं गिवन है तो भी अपने को निकालना आता है। अब इसमें 3 टाइप के फिगर आपके सामने आ सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। एक तो आपका ये कैलकुलेशन हो सकता है जब आपके पास, एक तो हो सकता है कि सिंगल कैश फ्लो दी हुई हो, तो कैसे करेंगे। दूसरा आ सकता है मल्टीपल, अभी तो कैसा था कि हमारे पास 50,000 था, एक ही अमाउंट था। मल्टीपल कैश फ्लो हो और ये अनइवन अमाउंट हो, अनइवन कैश फ्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल 20,000 हो एक साल में, अगले साल में 30,000 हो, जैसा कि अभी एलॉन मस्क वाले केस में है, फिर 35,000 हो और फिर 40,000 हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हम इंडिविजुअली करेंगे और सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे अलग अलग टाइम लाइन पे। ये 1 साल से डिस्काउंट होगा, ये 2 साल से, ये 3 साल से और ये 4 साल से, ऐसे होगा। चौथा होगा, तीसरा टाइप हो सकता है इसका मल्टीपल कैश फ्लोज हो और वो सेम हो, तो इसे आप क्या बोलते हो, एन्यूटी बोलते हो, एन्यूटी बोलते हो, एन्यूटी। इसके लिए हमारे पास होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, पीवीएएफ, राइट। इसकी भी कैलकुलेशन जब हमारे पास सम में आएगी वहां करेंगे, सिंपल है। और नहीं तो टेबल में दिया होगा उसका निकाल लेंगे, मतलब सिमिलर, सेम अमाउंट फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, मतलब एवरी टाइम 20,000 20,000 20,000 20,000। ये आपने ऑलरेडी टीवीएम में किया हुआ है, जस्ट मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं बिकॉज मुझे आगे बात करनी है तो कहीं प्रॉब्लम ना आए। और एक होती है परपीच्युटी, मतलब एक 50,000 का अमाउंट है जो आपको इन्फिनाइट तक मिलने वाला है, अनंत काल तक मिलने वाला है। इसका क्या करेंगे, तो इसका करेंगे ए बाय आई, ये फॉर्मूला होता है जो हम सॉल्व करते हैं। एक होता है परपीच्युटी विथ ग्रोथ, और ये पांचों टाइप के कैश फ्लो को डील करने के लिए मैंने आपको इनका प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक पूरा का पूरा फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस का 3 लेक्चर कराया हुआ है, जिसमें ये सब मैंने निकलवा के दिया। अगर किसी बच्चे को इसको डिटेल में समझना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे जैसे मेरे पास कैश फ्लो आएंगे मैं वैसे वैसे आपको पहले सवाल में सारी बातें बता दूंगा, सो दैट कि आपको रिफ्रेश हो जाए, आपको बार बार आगे पीछे ना करना पड़े। डन, यहां तक अपना एजेंडा एकदम क्लियर है, आपको समझ में आ चुका है कि इतनी चीजें प्री कंडीशन है, इतनी चीजें अपने को बैकड्रॉप में पता होनी चाहिए। अगर अपने को बैकड्रॉप में इतनी चीजें पता है, अपन आगे एलॉन मस्क वाले क्वेश्चन में एलॉन मस्क की तरह डिसीजन ले सकते हैं, राइट। चले वापस से क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन पे जाने के पहले की प्री कंडीशन क्या थी कि अपने को यहां पे एनपीवी निकालना है या आईआरआर निकालना है, तो सीधी सी बात है कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, स्पेशली डिस्काउंटिंग का फंडा पता होना चाहिए। डिस्काउंटिंग का रेट अपने को 12% गिवन है, अपन निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। एनपीवी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, डिसीजन रूल भी पढ़ेंगे, आईआरआर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, डिसीजन रूल भी पढ़ेंगे, बट अपने को टीवीएम के ये 2 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टेबल कैसा दिखता है और टेबल कैसे अपने को एग्जाम में दिया जाता है, ये निकालना भी शॉर्ट में 5 मिनट लगा के अगर अपने को आ गया कोई दिक्कत नहीं है। जरा इसको नोट कर लो सो दैट कि अपन सीधा सम पे चले और सम सॉल्व करें। सो दिस वाज द फर्स्ट पेज, पॉज एंड नोट। दिस इज द सेकेंड पेज दैट यू नीड टू नो कि अपने को किस किस टाइप के कैश फ्लो से सामना होगा और अपने को कैसे डील करना है। प्लीज नोट सो दैट वी कैन मूव टू द क्वेश्चन। मोस्टली अपन क्या करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू यूज करेंगे, और जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा आइदर एन्युटी का और इंडेक्स फैक्टर, वो हमारे क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होता है। इसके लिए नोट नहीं लिख के दूंगा, नॉर्मली गिवन होता है, नहीं दिया होगा गिवन होगा तो वी हैव ऑल द राइट्स टू फाइंड इट आउट। तो अपने को पता है अपन निकाल सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं।
अब अपना सवाल क्या था, जरा सवाल को दोहराते। सवाल ये था कि अपना ऐसा एक टाइमलाइन था, इफ यू रिमेंबर, और उस टाइमलाइन पे कैसा था कि अपने को गिवन था 50,000 करोड़ 25 में, 20,000 करोड़ ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये कैश आउटफ्लो है, मैं इसे कैश आउटफ्लो बोलूंगा, राइट, कैश आउटफ्लो बोलूंगा। दूसरा, इसके बाद अपने पास क्या था, यहां पे 26 के अंदर 20,000 करोड़ अपने पास कैश इनफ्लो आ रहा है, फिर 30,000 कैश इनफ्लो आ रहा है इन द सेकेंड ईयर, दैट इज 27। 2028 के अंदर अपने पास 35,000 का कैश फ्लो आ रहा है। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट साइकिल, दैट इज 29, अपने पास 40,000 करोड़ का कैश इनफ्लो आ रहा है। अब अपने को बोला गया है फाइंड आउट द एनपीवी, जो एलॉन मस्क ने किया था, उसने निकाला था एनपीवी निकालो, फाइंड आउट द एनपीवी, एंड इसके बेसिस पे वो डिसीजन लेने वाला था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो यहां पे आपको लिखना है एक फंडा नंबर 3। एनपीवी होता क्या है सर? होता तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, बट इसे नेट क्यों बोलते हैं? एक बात तो क्लियर हो गई कि पीवी यूज होगा, प्रेजेंट वैल्यू यूज होगी, नेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका एक फॉर्मूला है, एन पीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, आउटफ्लो या आउटफ्लोज। इसका मतलब इसका पीवी, तो इसका पीवी मैं क्या बताऊंगा, वी आर ऑलरेडी इनटू 25। अगर मैं ऐसा कहता कि 28 में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है बीच में, इन द मिड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आउटफ्लोज की पीवी निकालता। बट यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां तो एक ही इन्वेस्टमेंट है, शुरुआत में है, तो वही प्रेजेंट वैल्यू है। इसका मतलब पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो में अपने को कुछ करना ही नहीं है, ये तो 50,000 रुपीज है। यस, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज हमें निकालना है, और वो आपके सामने है, ये 4 इनफ्लोज हैं। अब आप मेरे को बता दो ये इवन है या अनइवन कैश फ्लोज है? हर बच्चा बताएगा सर ये अनइवन इनफ्लोज है, तो इनकी पीवी निकालनी पड़ेगी अपने को। तो इंडिविजुअली सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, किस रेट पे? एट द रेट 12% जो गिवन है, ठीक है। तो सर एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, मतलब पीवी निकालने के लिए तो टीवीएम का अपना फंडा यूज होगा, दैट इज फाइनल। बट ये एनपीवी करता क्या है, ये है क्या? अगर इसको डिफाइन करना हो, मैं कैसे डिफाइन करूंगा? बहुत ही सिंपल है, एनपीवी इज अ टूल, ये लिख लेना जरूरी है, नोट करो, एनपीवी इज अ टूल टू इवेलुएट द प्रॉफिटेबिलिटी, थियोरेटिकली भी पता होना चाहिए, profitability of a given project or proposal of investment, right? इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। एंड एनपीवी का रोल क्या है? कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता एनपीवी करती क्या है, एनपीवी का रोल क्या है। एनपीवी का रोल क्या है? ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी कंपनी ने मान लो 1,00,000 करोड़ रुपए कहीं लगाए, उससे जो एनपीवी आ रही है, करती क्या है? सीधी सी बात है, कॉन्ट्रीब्यूट्स इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म। कैसे? आपका सवाल होगा कैसे, तो रुको, इसके जवाब को मैं बाद में दूंगा, ये रुक जाओ। कैसे कंट्रीब्यूट करती है ये बाद में दूंगा, पहले ये समझ लो कि ये होती क्या है और कैलकुलेट कैसे होती है। पहले कैलकुलेट करके देखो छोटे से क्वेश्चन में, और वही हम कर रहे। तो आइए निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्या निकालना? एनपीवी निकालना। बहुत ही बच्चों वाला काम कर रहे। तो कैसे निकालेंगे सर? इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा होगा सर? बहुत ही सिंपल होगा। कैसा होगा? सिंपल होगा। एक तरफ हम लिखेंगे ईयर, दूसरी तरफ हम लिखेंगे कैश फ्लोज, तीसरी तरफ हम लिखेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर। पीवी निकालना है ना, एट 12%।
उसके बाद लिखेंगे पीवी ऑफ कैश फ्लोज, इनफ्लोज या आउटफ्लोज, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। चलो जी शुरू करते हैं। तो आप शुरू हो चुके हो, निकालते जाओ फटाफट, आप मेरे को बताते जाओ। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं जीरो ईयर में। हमने लगाया सर 50,000 करोड़, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो पीवी ऑफ कैश फ्लोज, जिसको आउटफ्लो बोल सकते हो आप, क्या होगा? 50,000। ये पैसा गया है तो इसको क्या डालेंगे ब्रैकेट में, इसको क्या करना है? माइनस। ऊपर फॉर्मूला आपको क्या दिया था, ये देखो ना, इसी से बना रहा हूं। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज में माइनस करना है। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा अगर नेगेटिव है तो भाई लॉस में, हम नेगेटिव है। वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू है, वैल्यू। और ये इंक्रीज क्या कर रही है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी आपको समझाता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लार्जर प्रॉफिट, राइट? तो ये अभी परसेप्शन है, ये मार्केट पे इंपैक्ट करता है। कैसे करता है कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो प्रैक्टिकली समझ में आएगा। अभी सिर्फ कैलकुलेट करो। ईयर 1 2 3 4, 1 में 20,000, 30,000, 35,000, एकदम आराम से करने का। उबाल नहीं मारता, कई बार उबाल मारता है बंदे को, जल्दी 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 ऐसा। और हमारा फैक्टर क्या होगा पीवी निकालने का? सबको पता है 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब फैक्टर क्या होगा? ऐसे लिख देता हूं यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 1.12, और इस पे पावर लगाते चले जाना है 1 2 3 4, ऐसा ही ना? इसी पे कैलकुलेशन होगी। आओ, तो पहले साल का क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू, तो ये होगा 0.8929, ठीक है? 4 तक लेना पॉइंट, फिर उसको इक्वल टू करो 0.7972, फिर इक्वल टू करो, क्या हो जाएगा तीसरी बार? 0.7118, फिर इक्वल टू करो, क्या हो जाएगा? 0.6355। डन। दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। अभी क्या होगा एग्जाम में, ये वाला आपको गिवन होगा एक टेबल के अंदर, और नहीं गिवन होगा तो अपन निकाल लेंगे, बट अपने को गिवन है, गिवन होगा। अभी मैं निकालवा रहा हूं आपसे, कोई बात नहीं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 20,000 इंटू 0.8929, तो कितना हो गया? 17,858। दूसरा 0.7972 इंटू 30,000, कितना हो गया? 23,916। वाओ। 0.7118 इंटू 35,000, आराम से करो, गलती नहीं होनी चाहिए। 24,913। उसके बाद 40,000 इंटू कितना हो गया? 0.6355, तो कितना हो गया? 25,420, राइट? अब इनको करो नेट। अब जो निकल के आएगा ये एनपीवी आएगा। इतने को जोड़ के इसको माइनस करो, निकल आएगा क्या? 25,424 प्लस 24,913 प्लस 23,916 इज इक्वल टू इतना, प्लस 17,858, 92,107, 92,107 माइनस 40,000, नहीं 50,000, 42,107 आया क्या? 42,107 इज एनपीवी। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है एलॉन मस्क को? क्या बात है, ग्रेट, क्या बात है, मस्त प्रॉफिटेबिलिटी है, तभी तो वो उछल गया था। 42,107, 42,107, मतलब 4 साल बाद का अगर आज करूं, आज ध्यान से सुनो, इसका जरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। हमें फ्यूचर में ये फ्लोज आने हैं, उसको मैं आज इवेल्युएट करना चाहता हूं कि आज मेरे मार्केट प्राइस पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आज मेरी मार्केट में कितनी, अगर मैं इमेजिन करना चाहूं कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, मेरी वेल्थ कितनी बढ़ेगी, तो आज 50,000 करोड़ लगाने से 42,107 करोड़ रुपए का आज ही मेरे को मार्केट में परसेप्शन जाएगा, और मेरी आज ही मेरी वेल्थ इतने से जंप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं,
राइट। बेसिस दिस एलॉन मस्क, और वो केस स्टडी का वीडियो याद करो, उसमें भी इसने इतना ही बोला था, 42,000 समथिंग 109 इतने करोड़ का उसको लमसम, एक आध करोड़ ऊपर नीचे, हमने से कैलकुलेट सही किया है, इतने की उसकी एनपीवी है, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा। मतलब डिसीजन लेने के भी कुछ रूल्स थे। तो आओ इसके नीचे, अभी कैलकुलेट करना आ गया ना, नोटिंग करने का टाइम अलग से देता हूं। आओ इसके नीचे एक छोटी सी बात, डिसीजंस रूल लिखते हैं, फंडा नंबर 4, फंडा नंबर 4, डिसीजन रूल्स। इन एनपीवी याद रखना, कैपिटल बजटिंग में जब कुछ भी समझ में ना आए या एग्जाम में क्वेश्चन ने आपको कुछ भी नहीं दिया कि किसके बेसिस पे डिसीजन लेना है, सो याद रखना हमारी बात, एनपीवी इज द बेस्ट पैरामीटर टू टेक द डिसीजन इन कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बेस्ट पॉसिबल फ्रेमवर्क, क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेने वाले हो। बट डिसीजन रूल्स हैं, क्या है? नंबर 1, इफ NPV is positive or more than 0, accept the project। ठीक है। दूसरा, if NPV is negative or less than 0, reject the proposal। तीसरा, इफ एनपीवी इज इक्वल टू 0, क्या करें? जब एनपीवी 0 हो तो क्या करें? एनीवन प्लीज जस्ट थिंक, एनपीवी 0 हो तो क्या करें? एनपीवी 0 हो तो क्या करें? तो मैं क्या बोलूंगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, बीईपी है, इनडिफरेंस पॉइंट है, यहां पे अपने को कोई टेंशन नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट पे ना प्रॉफिटेबिलिटी है ना नॉन प्रॉफिटेबल ना लॉस है। तो ये ऐसा सिचुएशन है, राइट। एक छोटा सा नोट लिख लो इधर बाजू में, ये लिखते हुए बहुत जिम्मेदारी से एक नोट लिखवा रहा हूं, एग्जामिनेशन एज पर ICAI, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट in exams and not suggesting, ऐसा होगा नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर क्वेश्चन वेग हो, आपको कहीं नहीं रहा हो, 3-4 पैरामीटर दिए हो, किसी में कोई आ रहा है, किसी में कोई आ रहा है, एक में प्रोजेक्ट X सही लग रहा है, दूसरे से प्रोजेक्ट Y लग रहा है, ऐसे सिचुएशन आएंगे। एक में प्रोजेक्ट Z आपको समझ में आ रहा है, प्रोजेक्ट 1 2 3 4 4 प्रोजेक्ट है, किसी में IRR टेक्निक से अपने को समझ में आ रहा है, किसी में एनपीवी टेक्निक से समझ में आ रहा है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। जब डिसाइड ही ना कर पा रहे हो कि कौन सा टेक्निक यूज करे या कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, तो उसमें किस पैरामीटर पे मैं उंगली रखूंगा? बोलूंगा नहीं मैं इसके साथ जाऊंगा। कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा प्रूवन है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो उसके लिए लिखवा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इन एग्जाम्स स्पेशली एंड नॉट सजेस्टिंग एनी पर्टिकुलर investment decision techniques, then take NPV as the basis to take sound informed and strategic decision। तो उसके लिए तुम्हारे पास एक ही पैरामीटर है और उसे हम बोलते हैं एनपीवी। एनपीवी जिसका सबसे बेहतर हो, सबसे बेहतरीन हो, सबसे हाईएस्ट हो, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी हो, जिसकी वजह से उस कंपनी का मार्केट कैप या वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है, वो पैरामीटर जिसे एनपीवी कहते हैं, हम उसके साथ जाएंगे। आपको बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें प्रैक्टिकल बातों के साथ में मिक्स करके कान में डाल रहा हूं, तो आपको ये बात समझनी है, राइट। हर चीज को लिखनी नहीं है, ये बात रूल ऑफ द लॉ है, ये फंडे हैं फाइनेंस के जो अपने को दिल में होने चाहिए, ठीक है। दिल में इश्क को दे जगह है मेरे दोस्त, इल्म से शायरी नहीं आती। हर चीज लिख लिख के याद करने से नहीं समझ में आता। इसको अभी जितनी बार मैं पढ़ाऊंगा, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्लास में खुद करूंगा।
हर बार बार ये बात मैं आपके कान में डालूंगा तो ये बात आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। कुछ बातें आपको अब जो काम आज कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, इस वक्त में जो हम जिंदा हैं और जो काम कर रहे हैं, यकीन मानो तुम लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो रिवीजन में 1 मिनट में हो जाएगा, बट अभी आपको लगेगा 1 घंटा, लगा भी होगा। तो अभी इसको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना है। सो दिस इज फंडा नंबर 4, डिसीजन रूल इन एनपीवी। बेटा अब ना एनपीवी को हमने एलन मस्क की तरह से समझ लिया है और इसको निपटा देते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट चीज मैं यहीं पे नोट में डाल के और फिर आगे जाता हूं। कई बार एमसीक्यू आते, केस स्टडी आते, अलग अलग चीज आते हैं, आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। छोटी सी बात, व्हाट डज एनपीवी डू? मनी इज व्हाट मनी डज, तो एनपीवी एनपीवी क्या डज? ठीक है, आंसर्स द क्वेश्चन। कोई पूछ दे तो क्या बताओगे? आंसर्स द क्वेश्चन, वैसे तुम्हें पता चल चुका है। हम ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब एनपीवी पॉजिटिव, मतलब जितने से पॉजिटिव उतने से कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। हाउ? तो आंसर दे रहा हूं, इट इंक्रीजेज द मार्केट कैप और वेल्थ और करंट मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म्स स्टॉक और शेयर, ठीक है। और इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल आपको ग्रो ऐप पे करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल आपको ग्रो ऐप पे करके दिखाऊंगा, अज्यूमिंग दैट कि वो कंपनी यही है और इसका एनपीवी 42,107 है। इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सो दैट कि तुमको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि एनपीवी कैसे किसी कंपनी के मार्केट कैप को या वेल्थ को मैक्सिमाइज करती है, राइट। तो उस पे जाने से पहले एलॉन मस्क का डिसीजन कैसे सही था, वो पूरा वीडियो केस को हमने सॉल्व कर दिया। आईआरआर बाद में करेंगे, आईआरआर पे भी उसी केस को आईआरआर पे भी प्रूव करूंगा, बट थोड़ा सा पॉज मार के 1-2 क्वेश्चन और एनपीवी पे करेंगे, फिर चलेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे करेंगे, फिर चलेंगे, क्योंकि इसमें बताया ना कैश फ्लो अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी कर रहे हैं तो वो करेंगे, ये टेक्निक निपटाएंगे तब जाएंगे। उससे पहले नोटिंग करो। कहां से नोटिंग करनी है आपने? यहां से शुरू किया था जी जनाब। आइए पॉज कीजिए और नोट कीजिए प्लीज। इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। मैं फुल स्क्रीन दे रहा हूं आपको। ये वाला पेज पॉज करो, नोट करो। एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर नोटबुक, एवरीथिंग। फंडा नंबर 3 पूरा नोट करेंगे। एलॉन मस्क का ये क्वेश्चन सॉल्व किया। फंडा नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से नोट करेंगे, कल को एग्जाम में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देन ये नोट्स, ये पूरा नोट करो और अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। चलो नोटिंग के बाद अब इस कॉन्सेप्ट को अपन पूरी तरह से कंसोलिडेट करते हैं, इसके हर एक एंगल पे काम करते हैं, क्योंकि नेवर नो कि आईसीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस डायरेक्शन में पूछे जाएंगे। एक और केस स्टडी आपके सामने रखता हूं, चलो डिस्कस करते हैं। एकदम क्रिएटिव कॉन्स्ट्रक्टिव, एकदम बहुत सारा दिमाग लगा के अपने को समझना है चीजों को, राइट। क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक ही खास बात है, चीजें इसमें सारी सिंपल होती हैं, बट आईसीआई के हाथ में बहुत कुछ होता है कि वो इसे कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। तो हर एक चीज को करने के यहाँ 3, 4, 5 मेथड्स हैं। एक्चुअली जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जब तुमने सुना होगा या कोई भी सीए, सीएस, सीएमए किसी के जब पेपर आते हैं, इस बार क्वेश्चन इजी था, इस बार लेंदी था, इस बार टफ था, इस बार ट्रिकी था, एक्चुअली कुछ नहीं होता। एक चीज को ट्रीट करने के, किसी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को ट्रीट करने के 3, 4, 5, 6 तरीके हैं, उसी के दूसरे 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 स्पिन ऑफ्स हैं। आप ऐसे कान नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ते हो, बात को ऐसे करने की बजाय दूसरे तरीके से करते हो। आईसीआई या सीएस इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट क्या करता है, ट्विस्टिंग इन द लैंग्वेज करता है और बच्चों को लगता है यार मैंने तो ऐसे किया था, इसने तो ऐसे पूछ दिया तो ये बात बदल गई। अपने को यही समझना है कि ऐसे वैसे नहीं, जितने तरीके से कोई बात होती है उतने तरीके से उस कॉन्सेप्ट या टेक्निक को समझ लेना है। सारे इजी हैं, तो एग्जाम में भी अपने को कैसे भी घुमा के पूछो, अपने लिए सब इजी है। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट आई वांट टू पुट इन योर ब्रेन। सो सबको ये बात बहुत प्यार से ध्यान रखनी है, बिना किसी इफ एंड बट के। ऐसा नहीं अब हमने एनपीवी कर लिया, अब ब्रह्मांड में कहीं भी एनपीवी मिलेगा तो ऐसे ही सॉल्व करने वाले हो। बट क्या होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, अलग अलग तरीके से अजम्पशंस होंगी, अलग अलग तरीके से डेटा आपके सामने आएगा, आप कैसे डील करोगे वही सीखने जा रहे हैं अपन, राइट। चलो आगे बात करते हैं। अब एक नया केस स्टडी ले रहा हूं।
एक कंपनी और इसी से एक क्वेश्चन भी तैयार कर दूंगा। इसका नाम है जेन जी लिमिटेड। इस कंपनी के सामने ना बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। इसके सामने इसको ना 3 म्यूचुअली वर्ड यूज कर रहा हूं, देखना। एक्सक्लूसिव, हर चीज में कुछ नया सीखेंगे। एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आते। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है 3 प्रोजेक्ट या प्रपोजल तेरे सामने आ रहे हैं, तेरे को उसमें से एक चुनना है, बस। डिक्शनरी मीनिंग है, बिल्कुल सिंपल है, इतनी सी बात है। इसका ना बड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं हम मॉड्यूल में जाके और घूमते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना है, नॉर्मल ट्रांसलेशन इंग्लिश मीनिंग लगानी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है मतलब अपने पास 3 प्रपोजल या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उनमें से किसी एक का इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना डिसाइड करना है। जो बेस्ट वन होगा उधर इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। जो इसकी एनपीवी सबसे ज्यादा होगी उधर इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल, यही मतलब है। ये बुक में लिखा होता है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फंडा, पूरे नोट्स बनाते बच्चे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है हमारे पास। नीड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 करोड़। इतने करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, लगेगा इसमें। किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ 1000 करोड़ का कैश आउटफ्लो तो होना ही होना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगना ही लगना है, ठीक है जी। सर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होगा, तो मेरा केसी या आप केओ जो भी बोलना चाहते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा तो होएगा ही होएगा, क्योंकि मैं अलग अलग सोर्सेस से पैसे इकट्ठे करूंगा। से वो है 20% का, बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा है। अब इन तीनों प्रोजेक्ट से जब हम 1000 रुपए लगाएंगे तो ये कुछ इनफ्लोज भी आएंगे, कितने सालों तक आएंगे अब वो देखते हैं। तो अपने पास ना इससे 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, तो 3 टाइप का फंडा क्रिएट हुआ। 3 options are there. So we have been given with 3 options. पहला ऑप्शन है हमारे पास कि बिल्ड अ प्लांट। मैंने कहा ठीक है, एक प्लांट बनाओ। तो प्लांट बनाऊंगा तो मेरे को क्या आएगा, तो वो कहता है ईयर 1 में तुम्हारे को आएगा 200 करोड़, ईयर 2 में तेरे को आएगा 400 करोड़, और ईयर 3 में आएगा तेरे को 600 करोड़। मतलब आज 1000 करोड़ लगा के प्लांट बना और 3 साल में तेरे पास ये 3 कैश फ्लो आने वाले, ठीक है, एक्सेप्टेड। बोला और बता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसी को बोलते हैं। ये पहला है। अब ये दूसरा प्लान है, देखते दूसरा अपने पास क्या आता है। हमें ऑप्शन दिया गया यू अक्वायर, इन्वेस्टमेंट है, अ फर्म, क्या दू नाम इसका, अ कंपनी कॉल्ड जेनेक्स, जेनजी को जेनेक्स को बाय करना है। और एक और दे देते हैं acquire a company ZenY। ऐसे ही बनाते हैं ना केस स्टडी। एक्चुअली मैं केस स्टडी ही बना रहा हूं तुम्हारे लिए, सिनेरियो बना रहा हूं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं ना। हर बात को ऐसे करेंगे, तुझको जो पसंद वो बात कहेंगे, तो दिन को रात कहे, रात कहेंगे। आईसीआई को जो पसंद है। अच्छा, कई बच्चों को लग रहा होगा मॉड्यूल में नहीं गए, बुक में नहीं गए, स्टडी मैट में नहीं गए। पता है क्या, जब मैं स्टडी मैट में आपको लेके जाऊंगा, गारंटी के साथ कहता हूं, उधर आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे हवा हो रहे। क्यों? क्योंकि उन सारे क्वेश्चन के जितने ट्रीटमेंट है, क्वेश्चन बना बना के अपन ने क्लास में कर लिया है, यही क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं होगा। सो रेस्ट अश्योर्ड, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और तब तक सारी टेक्निक सीख चुके होंगे अपन, और करने वाले 50-60 क्वेश्चन अपन आईसीआई मैट के अलावा भी करने वाले। टोटल कैपिटल बजटिंग में आपको 100 क्वेश्चन से ज्यादा की रेंज कवर कराऊंगा। दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी यू। लेट्स प्रोसीड गाइस। ओके जी, इस पे सर हमारा है फर्स्ट ईयर में 300 करोड़, दूसरे में 400 करोड़, और तीसरे में 700 करोड़। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, इससे अच्छा लग रहा है ना, देख के ही अच्छा लग रहा है। और तीसरे वाले में कहता है कि भाई देखो, पहले ही साल में 400 आएगा, फिर 600 आएगा, फिर 800 आएगा। वाव, देख के लग रहा है 6 4 10 2 1200 करोड़। यहां कैश फ्लो आने वाला 7 4 11 3 1400 करोड़, और यहां पे आने वाला है 8 6 14 4 1800 करोड़। वाव, देख के ही लग रहा है कि अपने को ना बहुत ज्यादा एनपीवी इसमें आने वाला है, बट अपने को कैलकुलेट करना अलग अलग तरीके से। अब हमसे कहा जाएगा कि भाई तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को इवेलुएट करना है और फाइंड आउट करना है अपने लिए कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन में लिखा होगा, मतलब साफ है अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, एनपीवी।
तीनों का एनपीवी निकालूंगा, चेक करूंगा और उसके बेसिस पे डिस्कस करूंगा एंड डिसाइड करूंगा। बट सर ये तो बहुत आसान है, ये तो अभी आपने एलॉन मस्क वाले केस में बहुत अलग तरीके से निकाला था, हमको समझ में आ गया था। बट आप दोबारा से ऐसा एक क्वेश्चन लेके क्यों आए हो? इसमें मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा, दिस वे दैट वे, कैसे कैसे करते, ये सारा चीज दिखाने वाला हूं। पहले क्वेश्चन नोट करो फटाफट। क्वेश्चन समझ गए ना आप? एक एक आइटम की एक्सप्लेनेशन आपको पता है ना? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? क्लियर? एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ का लगना है, कहां लगना है? 3 में लगना है। तीनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है। रिपीट कर रहा हूं, केसी या केओ क्यों है? क्योंकि ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। और इसको क्यों बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? क्योंकि ये पैसा तो पहले अपने को रिकवर करना है, इससे ऊपर जो आएगा वही मेरा एनपीवी है, राइट? एनपीवी है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। कोशिश करो 1-2 मिनट लगा के तीनों को फटाफट सॉल्व करो आप। फिर मैं इसमें वो बताऊंगा जो कुछ अलग तरीके से बताऊंगा आपको। जस्ट डू दिस। चलो आप ट्राई करते रहना, मैंने तो बस आपको यूं ही दिया कि आप सच में ट्राई करो। आई होप कि आप पॉज करके ट्राई कर रहे थे। मैं पहले क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करता हूं। मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को यस और नो बोलना। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी होना आपके सामने, आप फटाफट एक टाइमलाइन बना लिया करो। टाइमलाइन क्या कहता है मित्रों? सबसे पहले हम यहाँ पे 0 ईयर में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये मेरा कैश आउटफ्लो है। इसके बदले में 1, 2 और 3 मेरे पास इनफ्लोज आएंगे। बड़े ध्यान से सुनना, पहला इनफ्लो 1, 2 एंड 3 पे आएगा। और क्वेश्चन जरा मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले 200, 400 और 600 करोड़ रुपए आने वाले। 200 करोड़, 400 करोड़ एंड 600 करोड़ आने वाले। अभी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या 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 अगर मैं ये सारे का 3rd ईयर में फ्यूचर वैल्यू निकाल दूं? ध्यान से देखो, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सबका फ्यूचर वैल्यू निकाल दूं। क्या निकाल दूं? फ्यूचर वैल्यू। किसका? कैश इनफ्लो का भी और कैश आउटफ्लो का भी। और मैं अगर यहां पे एक फॉर्मूला लगाऊं, जस्ट आई एम आस्किंग, जस्ट थिंक अबाउट दिस, यहां पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊं, पीवी ऑफ कैश, सॉरी नॉट पीवी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, क्या निकल के आएगा जरा बताना? दोनों के फ्यूचर वैल्यू का अगर नेट निकालू तो क्या निकल के आएगा? नेट फ्यूचर वैल्यू। किस साल में? एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल में, 3rd ईयर। मैं आपसे बस डिस्कशन कर रहा हूं। ओके सर, ये तो निकल के आएगा। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे किसी भी इनफ्लो का? ऑब्वियसली यहां पे हम कंपाउंडिंग टेक्निक का यूज करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। हमें जो मिलेगा उसे करेंगे कंपाउंड और उसको बताएंगे उसकी आगे की कल की वैल्यू। और वहां पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो किया तो नेट फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी। सर आप ये क्यों डिस्कस कर रहे हो? हमें तो एनपीवी निकालना है। हाँ भाई हाँ, आईसीआई कई क्वेश्चन में क्या करता है, धोखा देने के लिए नेट फ्यूचर वैल्यू की बातें करने लग जाता है। बच्चा सोचता है अरे यार दिमाग में चल रहा है प्रेजेंट वैल्यू, वहां पूछ दिया ऐसे। तो ये भी तरीके से सॉल्व करके देखो, क्या है अपने को, क्या लग रहा है अपना? अच्छा जी, एक बार नेट फ्यूचर वैल्यू निकल गई, इसको मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सोच के बताना। डिस्काउंट करना पड़ेगा। यहां पे मैं करूंगा 1 + r⁴n कंपाउंड करने के लिए, और डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा? 1 / 1 + r⁴n। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ही है कि हमेशा हमें प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा दिया होगा। हो सकता है हमें फ्यूचर वैल्यू ही निकाल के किसी सवाल में दिया है और वहां हम धोखा खा गए। तो इसलिए जरूरी है कि ये भी आपके हाथ से निकलना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और उसको नेट फ्यूचर वैल्यू निकालो, उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इस क्वेश्चन को हम वैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हम ऐसे कान नहीं ऐसे पकड़ने वाले, ऐसे ना पकड़ के कान को ऐसे पकड़ने वाले। एनीवेज लेट्स डू दिस। चलो करते हैं। तो और टेबल ना बना के इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो इसको हम बिना टेबल के बनाते हैं, जरूरी थोड़ी है हर बात हम टेबल ही बनाएं। नेट फ्यूचर वैल्यू क्या निकलेगा? सबसे पहले अपने को लगाना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। देखो भाई सिंपल सी बात है, निकालो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालो।
इनफ्लोज है 200, 400 और 600। इसकी फ्यूचर वैल्यू कब निकलेगी? यहां से दूसरे साल में। देखो ना, 1 पे है ना, 1 पे है तो 1 साल और दूसरा साल। कंपाउंडिंग कितने से करेंगे? 2 से। इसकी फ्यूचर वैल्यू कितने से कंपाउंड होगी? 1 से। और इसकी वैल्यू होगी नहीं। और इसकी वैल्यू, ये जो कैश आउटफ्लो है, इसकी फ्यूचर वैल्यू कितने पे निकलेगी? 4 से। सीधी सी बात है, क्योंकि यहां नहीं, 3 से, क्योंकि यहां से 0 से थर्ड ईयर की जर्नी पूरी करेगा ये, राइट। सो ऐसे हमको पता चल गया कि कंपाउंडिंग कितनी बार करनी है। 1000 को 3 बार करनी है, 200 को 2 बार करनी है, 400 को 1 बार करनी है और 600 की कोई नहीं करनी। तो चलो निकालते हैं। तो कैसे होगी कंपाउंड? 200 पहले इनफ्लोज का निकालते हैं। 1.2, क्योंकि अपने पास क्या है? 1 प्लस 0.2, 20% का हमारा कंपाउंडिंग रेट है, तो निकाल लिया, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। टू द पावर 2 प्लस 400, 1.2 प्लस 600 माइनस 1000, 1.2 टू द पावर 3। ऐसा बना ना अपना। ऐसे भी तो कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या बना इसका? 200, 1 प्लस आर टू द पावर 2 प्लस 400, 1 प्लस आर कोई नहीं, प्लस 600 माइनस 1000, 1 प्लस आर टू द पावर 3। इसी फॉर्मूले को हमने ये वाला रूप दे दिया। सॉरी, ये क्या हुआ? ये हो गया, ये हो गया। इसी फॉर्मूले को हमने ये वाला कन्वर्जन रूप दे दिया। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अपने को मिल जाएगा नेट फ्यूचर वैल्यूज। सो 1.2 इंटू इक्वल टू इंटू 200 इज इक्वल टू 288 प्लस 480, इसको करो, प्लस 600 माइनस 1.2 इंटू इक्वल टू 2, 3, 1.728, ये आएगा 1.728 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1728 इज इक्वल टू 288 प्लस 480 प्लस 600 इज इक्वल टू 1368 माइनस 1728 इज इक्वल टू 1728 इज इक्वल टू 360। और ये क्या है? माइनस में। 360 क्या है? माइनस में। मतलब अपना क्या है? एनपीवी कितना आया? 360 माइनस में। मतलब एनपीवी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया प्रपोजल। लेकिन अभी ये एनपीवी नहीं है, सॉरी एनएफवी है, फ्यूचर वैल्यू है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? अब इसे हम करेंगे, अगर ऐसा डेटा दिया हो, मान लो एग्जाम में हमें दिया ही ये हो और हमें एनपीवी पे डिसीजन लेना हो, तो क्या करेंगे? तो पहले ये भी पता होना चाहिए कि इसको डिराइव कैसे किया है, एंड वी डिड दैट। नाउ अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? एनपीवी में। तो क्या करेंगे? डिस्काउंट। हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट और उसे बताएंगे उसकी आज की औकात। तो आज की औकात क्या होगी? एनपीवी इज इक्वल टू 360 इंटू 1 बाय 1.2 टू द पावर कितने से? देखो कहां है ये टाइमलाइन पे किधर है? किधर गया टाइमलाइन? ये रहा टाइमलाइन। टाइमलाइन पे यहां पे है 360 माइनस 360। यहां से इसको 0 पे लेके आना है तो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। तो एक तरीका ये है। पहले हमने क्या किया था? हमने सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया था। इस बार क्या किया? फ्यूचर, और फ्यूचर से फिर बैक। सवालों में भी ऐसा होता है, ठीक है। इज इक्वल टू, और ये 360 माइनस में है, सो कैसा होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.2, 1 2 3, सो ये हो जाएगा 0.5787 मल्टीप्लाइड बाय 360 इज इक्वल टू 208। भाई 208 माइनस 208। दिस इज योर एनपीवी। एनपीवी बताओ भाई, कौन पैसा लगाना चाहता है इस प्रोजेक्ट के अंदर? मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिल्ड अ प्लांट, यस और नो? नो सर, वी आर नॉट रेडी टू बिल्ड अ प्लांट। अब इस पूरे एनपीवी को निकालने के 2 तरीके थे, 3 तरीके हो गए इनफैक्ट। पहला तरीका तो ये हो गया जो हमने पिछले केस में, खास करके जो हमने एलॉन मस्क के केस में निकाला था, टेबुलर फॉर्मेट। एक फॉर्मेट है, रट लो, निकाल लो।
दूसरा तरीका हो गया कि मैं टेबल में क्यों जाऊं, मैं सीधा सीधा ऐसे इसको ऐसे मैं मैथ्स की तरह निकालूं। फॉर्मूला मेरे को पता है, जो भी हमें इनफ्लो या आउटफ्लो है उसके उसके कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग फैक्टर से निकालना है। इस टेक्निक में हमने फ्यूचर वैल्यू पहले निकाला और फ्यूचर वैल्यू को फिर डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज वन टेक्निक। दूसरा तरीका यह है कि सर मैं ये क्यों करूं, मैं रुको प्रॉस एंड कॉन समझा रहा हूं, मैं ये क्यों करूं, मेरे पास तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर मेरे को दिया होगा। कहां, क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन में गिवन है, यानी तो बुक में आपने पीछे टेबल बना के दे रखा है, वहां से जाऊंगा सीधा फैक्टर लाके करूंगा। लेकिन मैं क्लास में हमेशा रेकमेंड करता हूं, भाई अभी क्लास में, अभी एग्जाम हॉल में नहीं गए तो क्लास में करते हैं ना, खुद से निकालते हैं। वहां तो दिया होगा, वहां यूज कर लेंगे, और क्या है, यहां खुद से निकालते हैं। खुद से निकालोगे तो 3 डेसिमल 4 डेसिमल लोगे तो थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे आएगी, मजा है ना, चार्म है इसी चीज का, इसी का तो मजा है। ठीक है, तो एक टेक्निक ये भी है, एक टेक्निक और है, पहले नोट लो फिर बताता हूं। एक टेक्निक और है, एक और समझने का तरीका है इसको, प्रेजेंट वैल्यू को कैसे ये प्रेजेंट वैल्यू आता है, तो इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो वर्किंग है ना, इसको समझने का एक तरीका और है। वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पीछे एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा है, जो मैं जब क्लास में आऊंगा, जब आपको क्वेश्चन आपके बुक के कराने शुरू करूंगा, मैं कवर करूंगा, जिसमें उसने बीच बीच में पूछा है कि कितना आया, उस पर एक टेक्निक होगी डिस्काउंटेड पेबैक सिस्टम, वो उसी मैकेनिज्म से काम करता है। मैं एक्चुअली चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में वो लॉजिक डाल दूं, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक डला रहेगा ना, एकदम एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह, एक नॉर्मल मतलब एकदम व्यापारी की तरह, बिजनेसमैन की तरह, ऑपरेटर की तरह दिमाग में रहेगा ना, तो तुमको फाइनेंस खेलने का मन करेगा। तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो वही फॉर्मूले पे डाल के कोई चीज ऐसे निकाली जा रही है और रोज ही करते हैं, राइट। चलो इसको पहले नोटो, देन विल टॉक। कैसे नोट करना है, क्या क्या नोट करना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नोट करना था, आई होप यू हैव नोटेड इट। पॉज करो, नोट करो, कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की। अभी हमें ऑलरेडी ये दोनों भी सॉल्व करने हैं, इसमें मैं कुछ और चीजें बताऊंगा। देन उसके बाद ये वाला करो, ठीक है। टाइमलाइन पे कैसे इसको क्या किया है, कोई भी क्वेश्चन को पहले इमेजिन करना बहुत जरूरी होता है कि कैसे सॉल्व करने वाले, क्या करने वाले। उसके बाद ये वाली टेक्निक से ये वाला सॉल्व करो। टेबल में बनाना चाहो टेबल में बना सकते हो। आई होप पॉज करके नोट करो। लेट्स प्रोसीड। ठीक है, अब आपको दूसरे वाले को खुद सॉल्व करना है। सेकेंड वाले क्वेश्चन को यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज सॉल्व इट, ये वाला। ठीक है, इसका एनपीवी आएगा 67 के आसपास, समवेयर अराउंड 67, वो भी माइनस में, ये भी माइनस में रहने वाला 67। मैं ये तीसरे वाले को बात करता हूं, जेन वाई के प्रपोजल को, और इसमें एक नया सोचने का तरीका देता हूं। लेट्स थिंक लाइक दैट। मैं सोच दे रहा हूं, कैलकुलेशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टेबल में बनाओ, फॉर्मूले से बनाओ, पीवीएफ निकाल, आईएफ निकाल के बनाओ, इंडेक्स फैक्टर से बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, यू आर रेडी टू डू दैट। सो गाइज कम ऑन। सो नाउ वी हैव जेन वाई एंड दिस इज द प्रॉब्लम इज द, और जेन वाई की प्रॉब्लम क्या है, तो सर इसको ना आप स्केल पे डालो, ऐसे नहीं, ठीक है। जेन वाई की प्रॉब्लम क्या है कि 0 ईयर में सर मैं 1000 करोड़ रुपए लगाने वाला हूं। 0 में पहले में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, और तीसरे में कितना आएगा, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। पहले आएगा शायद 400, दूसरे में आएगा 600, और तीसरे में आएगा आई होप 800, राइट। अब इसको अगर मुझे एनपीवी निकालना है, एनपीवी निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। पुराने फॉर्मूले पे चलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 400 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 1.2 टू द पावर 2 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 1.2 टू द पावर 3 माइनस 1000, यही करने वाला हूं। बोलो यस और नो। अब मैं बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है। सम डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन मैं नहीं कर रहा, ठीक है। 1 2 3 4 नहीं कर रहा, सीधा लिख दिया। ये तरीका है डिस्काउंट करने का। हाँ करेंगे तो हमारे को यहाँ पे एनपीवी मिल जाएगा। वॉट एवर इज द एनपीवी यू कैलकुलेट। मैं कुछ और बात करना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है। 1000 रुपए लगाए हैं, 400 रुपए उसको रिटर्न आया। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यार 1000 लगाए हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि 400 रुपए आ गए, अब 600 रुपए रिकवर करने बचे हैं। ये हो गया नॉन कैश फ्लो नॉन
टीवीएम टेक्निक, बिना टीवीएम को यूज किए हुए, जहां टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, अकाउंटिंग वे में अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से सोचेंगे तो ऐसी सोच बनती है। बट फाइनेंस की दुनिया तो ऐसे नहीं चलती, वो तो रियल वैल्यू पे चलती है। तो वो क्या सोचेगी, ऐसे नहीं सोचेगी। ये देखो ध्यान से, रियल फाइनेंस क्या सोचेगा, वो सोचेगा ये 400 को डिस्काउंट करो और वो माइनस करो, फिर देखेंगे कितना रुपया और निकालना बच गया है मार्केट से। देखो एनपीवी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो कैसे निकालोगे, 400 को डिवाइड करोगे 1.2 से, 400 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 3333, ठीक है, कितना आ गया 333.33, ये निकल के आया। अब बताओ कितना पैसा बच गया, -1000 इज इक्वल टू तुम्हारा 666.67 रुपी अब मार्केट से रिकवर होना बाकी हो गया। पहले साल के एंड में यू हैव स्टिल योर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट इज 666.67, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के हिसाब से तुम्हारा 333 करोड़ रुपया तो रिकवर हो गया, 400 रिकवर नहीं हुआ है। 400 आया है, उसकी एक साल बाद आया है, उसकी आज की वैल्यू इतनी है। ये है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, राइट। ये है नेट प्रेजेंट, ये है एक्चुअल वेल्थ कितना मैक्सिमाइज हुआ, एक्चुअल तुम्हारे को कितना आया 333.33 आज की डेट में अगर कैलकुलेट करें तो रियलिस्टिकली, ठीक है। अकाउंटिंग वाइज 400 आया एक साल के बाद, दूसरे साल में 600 आने वाला है, डिवाइडेड बाय 1.2 का टू द पावर 2, 1 प्लस r टू द पावर n 2 करो भाई। तो ये कितना हो गया 600 डिवाइडेड 1.2 इक्वल टू तो ये आ गया 416.67, ये सर आपका आ गया -666.67 माइनस 416.67 इज इक्वल टू 250 करोड़ रुपया अभी आपका और रह गया, 250.00, 250 करोड़ रुपीज आपके मार्केट में और रह गए, आपके 416.67 करोड़ रुपीज और रिकवर हो गए। अब सर थर्ड ईयर में देख के ही लग रहा है बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो कितना भी डिस्काउंट करोगे तो 250 से तो ज्यादा आएगा ही आएगा, मतलब यहां कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस है। तो सर इसको डिवाइड करोगे 1.2 टू द पावर 3 से, क्योंकि इसको यहां से डिस्काउंट करके यहां लाना है, लाते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.2, 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 800 इज इक्वल टू 462.93, मतलब ऐसे बोलो 463, ऐसे राउंड फिगर करूं तो 463 आ गया, 463.00 राउंड फिगर कर लिया मैंने, इतना रुपया आ गया और आ गया। तो अब बताओ मेरे को ज्यादा कितना आया, ये है एनपीवी का कॉन्सेप्ट। इसीलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू में इनफ्लोज में आउटफ्लो को माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखो तो 463 माइनस 250 रिकवर करना रह गया था, यहीं से पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, इसीलिए इस मैकेनिज्म से इसको दिख रहा हूं। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया हो, आजकल एमसीक्यू का भी जमाना है, केस स्टडी एमसीक्यूज, यू नेवर नो कि किस टाइप का डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रही है आईसीआई, ठीक है। इसको जब माइनस किया सो इक्वल टू कितना आएगा 213 रुपीज, 213.00, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सरप्लस, दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये रिकवरी इतनी बची हुई थी, इसको रिकवर करने के बाद 213 रुपया, 213 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला तुम्हें। सो दिस इज अ न्यू वे ऑफ सीइंग एनपीवी। सो एनपीवी का यही कॉन्सेप्ट है, एक लेमैन, एक नॉर्मल बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो, ओम त्रिवेदी की तरह सोचो, ठीक है, चीते की चाल और बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते। तो एनपीवी यहां से निकला है। एक नॉर्मल बिजनेसमैन सोचता है 1400 आ गए, 600 बचे, 600 आ गए, 600 निकल गए, 800 आ रहे हैं, ये पूरा प्रॉफिट है ना भाई ना, तेरा 800 प्रॉफिट नहीं है, वो 3 साल बाद आ रहा है, उसकी आज की वैल्यू निकाल, सबकी आज की वैल्यू निकाल और उसको एडजस्ट कर, तब तेरे को पता चलेगा तेरी एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया, अगर तुम तीनों प्रोजेक्ट को मिलाओगे तो पहले वाले प्रोजेक्ट में क्या है, अब डिसीजन लेते, जेन जी की तरफ से अब डिसीजन लेते हैं कंपनी की तरफ से। पहले वाले में तुम्हें 208 का माइनस था, मतलब तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, तुम्हारा जो केसी था, जो 20% का जो तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, वो भी रिकवर नहीं हुआ। तू तो गयो, लाला तो गियो, लाला तो घाटों में गयो।
तो दिस इज नॉट अ साउंड डिसीजन मेकिंग। दूसरे वाले में -67 समथिंग था, तुमने निकाला होगा, और तीसरे वाले में पॉजिटिव है। बताओ मैं किसके साथ जाऊं? वेयर एनपीवी इज positive, or where NPV is more than 0. In that case, we are going to accept the proposal because my NPV is 2013 positive, isn't it? And this is how we have got to know about this. Either table से बनाओ और फॉर्मूले से बनाओ और इस टेक्निक से बनाओ, या फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में करके बनाओ। एनपीवी तो एनपीवी ही होता है। मुझे नहीं पता सवाल कैसे रखा जाएगा, तुम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से निकाल के बनाओ या खुद कैलकुलेट करके बनाओ। मेरी तरफ से तो सारे एनपीवी सारे तरीके से निकल के आ गए, ठीक है। तो चाहे राजू हो, मन्नू हो या एलॉन मस्क हो, माय जॉब इज डन गाइस। नोट इट, देन विल प्रोसीड टू अनदर कॉन्सेप्ट और अनदर क्वेश्चन। पहले नोटिंग करो, कहां से करोगे? सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला था, ये नोट किया था। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू निकाला, इस टेक्निक से सॉल्व किया, और तीसरी चीज करी कि कैसे रिकवरी मोड में हम सॉल्व करते हैं। नोट इट, लेट्स प्रोसीड। अब मैं एक छोटा सा कंक्लूजन दे रहा हूं, यहां पे एक छोटा सा फंडा दे रहा हूं, इसको नोट कर लो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, छोटे छोटे फंडे। फंडा नंबर 5, देखना ध्यान से सुनना, जो मैं पूछने जा रहा हूं, सवाल आपसे पूछ रहा हूं और तुम लोगों को जवाब देना है। एक्चुअली तुम लोगों को रिप्लाई करना है, मैं तो फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, ठीक है। सवाल, क्वेश्चन इज, कैन द अबव प्रोजेक्शन गो रॉन्ग? क्या ऊपर का प्रोजेक्शन रॉन्ग जा सकता है? जो तुमने एनपीवी निकाला, किस अजम्पशन पे निकाला? कोई रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो मेरे को। किस अजम्पशन पे निकाला? देखो दिमाग लगाओ, एकदम कॉमन सेंस लगाओ। फाइनेंस को पढ़ते हुए, फाइनेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, कॉन्सेप्ट सीखते हुए बिल्कुल हाई फाई दिमाग नहीं लगाने का, अकाउंटिंग ब्रेन नहीं लगाने का, नॉर्मल मार्केट का ब्रेन लगाने का, स्ट्रेटेजिक ब्रेन लगाने का। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पेपर है ये। कहने को ये फाइनेंस है जिसमें डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। टेल मी, कैन द अबव प्रोजेक्शन गो रॉन्ग? सर रॉन्ग हो सकता है। किस केस में हो सकता है? एक ही चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ध्यान से सुनो, जो मार्केट के कंट्रोल में है। सारे बच्चे सुनना, इसीलिए मैं कहता हूं अकाउंटिंग इज हिस्ट्री एंड फाइनेंस इज मिस्ट्री। सो पहली चीज क्या है? लॉजिक क्लियर है, ये लाइफ लॉन्ग याद रखना। पहली चीज क्या है सर? कैश फ्लोज। भाई ये कैश फ्लो की प्रोजेक्शन है। क्या है? प्रोजेक्शन है। तुम्हारे चच्चा ने थोड़ी वहां कमा के रखा है। कौन सा चच्चा? मिर्जापुर वाले, उन्होंने कमा के नहीं रखा। सीधी सी बात है, कैश फ्लो हो सकता है तुमने 400 करोड़, उस पर तुम रियल वैल्यू निकाल के, आज की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के कैलकुलेट कर रहे हो सकता है 300 करोड़ आए तो, और हो सकता है 800 करोड़ आ जाए तो। यू नेवर नो कि कौन सा डेटा होगा। सो इट इज ऑल टू एक्सपोज टू मार्केट रिस्क। मतलब कैपिटल, एक और छोटी सी बात समझ में आ गई हमें, इतनी सी बात समझ में आ गई हमें कि कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसीलिए लिखा होता है म्यूचुअल फंड के नीचे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप कोई भी जाओ अभी ग्रो ऐप पे, कोई भी म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट लिखा के देखो, नीचे लिखा होता है रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पैसा तो लगा रहे हो, हम कह रहे बहुत प्रॉफिटेबल है, 30% गेन होगा, 30% तुम्हें गेन होगा इसके अंदर, बट रिटर्न जरूरी नहीं कि आ जाए इतना, ठीक है। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। तो मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क बिकॉज इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, एवरीथिंग चेंजेस बट द नेचर ऑफ चेंज डजंट चेंज। वही फंडा लगेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो फाइनेंशियल फैक्टर्स, मार्केट के फैक्टर्स, इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल वॉर एटसेट्रा, नेचुरल पैंडेमिक, ये वो नेचुरल डिजास्टर, कुछ भी असर कर सकता है हमारे रिटर्न के ऊपर। एनी फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट कैन इंपैक्ट इट, नंबर 1। नंबर 2, सर ये पूरा कैलकुलेशन, अगर मैं फाइनेंस के कैलकुलेशन और कैलसी के बेसिस पे जाऊं तो पूरा कैलकुलेशन दूसरी एक आइटम पे डिपेंडेंट था जिसका नाम है रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो था 20% फॉर एग्जांपल पीछे वाले क्वेश्चन में, और उससे पहले एलॉन मस्क वाले क्वेश्चन में 12% था, जिसको आप केसी बोलते हो, केओ बोलते हो, या WACC बोलते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हो। बताओ भाई ये किसने डिसाइड किया? ये किसने डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया, आरबीआई ने डिसाइड किया, स्टॉक मार्केट ने डिसाइड किया, या ओपन मार्केट ने? बिकॉज क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में पढ़ाया है कि इंटरेस्ट रेट आर फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी।
देखो कितनी छोटी सी बात है, ठोको ताली, चीते की चाल और बाज की नजर। सो ये एनपीवी जो अपन निकाल रहे हैं, दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो दूसरा फैक्टर रिस्क है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन 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 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल है भाई, ये भी जानना है क्या ऊपर का जो एनपीवी निकाला है जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो भी भविष्य में बदल सकता है? तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, बिकॉज फाइनेंस इज मिस्ट्री। तो फाइनेंस की दुनिया में परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर, वो बदल सकता है अगर कैश फ्लोज का ट्रेंड बदल गया और रेट ऑफ रिटर्न, मान लो मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तुमने जो कैपिटल उठाया था, पैसा उठाया था, 12% पे उठाया था ओवरऑल, और तुम अभी हो ही पहले साल में ही प्रोजेक्ट में काम ही कर रहे हो, तो क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट तो लॉन्ग टर्म है ना, तो जितना प्रोजेक्ट लंबा होगा इन्वायरमेंट उतनी ज्यादा इंपैक्ट करेगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वहां से लेके आओ कॉन्सेप्ट। हाँ, जितना लंबा जाएगा अपना ये टाइम फ्रेम, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस याद करो, बैलेंस, रिस्क एंड टाइम, रिस्क, टाइम एंड बैलेंस, TBR, टाइम, बैलेंस एंड रिस्क, issues to be considered in strategic analysis, chapter number 2, strategic analysis external environment का topic number 1। yes sir। so TBR जितना ये लंबा जाएगा, जितना, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर लॉन्ग टर्म, तो सर इस पे ना टाइम का, बैलेंस का और रिस्क का इंपैक्ट पड़ेगा। तो टाइम फैक्टर है, टाइम के साथ हो सकता है कि कैपिटल महंगा हो जाए, हो सकता है पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है, उधर इंडिया पाकिस्तान का खत्म ही नहीं हुआ था, कि रशिया और यूक्रेन का पहले से चल रहा था, इजराइल गजा पहले से चल रहा था, इजराइल और ईरान लड़ गए, तो बहुत सारा दुनिया में उथल पुथल हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टॉक मार्केट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और पैसा हो गया महंगा, गोल्ड हो गया सस्ता, पैसा हो गया महंगा। ये हमारा रेट हो गया 12 से बढ़ के 18 और 20 से बढ़ के 24%। अब बताओ क्या ये प्रोजेक्शन, ये एनपीवी जो तुमने निकाला था, क्या वही रह जाएगा? यस। तो याद रखना, फाइनेंस में सिर्फ क्वेश्चन करना इज नॉट द आर्ट। जो आईसीआई जहां हमें फंसाता है, वो क्या करता है कि क्वेश्चन के दूसरे तरीके, तीसरे तरीके, चौथे तरीके उधर से घुमा के कोई बात ऐसे रख देता है, उसमें एक अजम्पशन घुसा देता है, बच्चा फंस जाता है, बोला या तो नया क्वेश्चन था, ट्रिकी था। ट्रिकी जैसा कुछ नहीं होता। किसी भी कॉन्सेप्ट को जो देखने में बिल्कुल ही सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और आउटफ्लोज, इसको पूरी तरह से डिकोड करके एक बार डेरिवेशन के साथ समझ लो, मार्केट के साथ समझ लो, प्रैक्टिकलिटी एंड एप्लीकेशन के साथ समझ लो, पूरी लाइफ के लिए एनपीवी में फंसने का कोई मतलब होता ही नहीं। सो अलग अलग तरीके के कैश फ्लो को डील करना सीख लो। तो ये छोटी सी बात नोट कर लो, कैन द अबव प्रोजेक्शन गो रॉन्ग? तो मेरा आंसर है यस, बड़ा वाला यस। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू टू फैक्टर, आइदर कैश फ्लोज कैन चेंज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन चेंज। These two factors are there due to which my projection can go wrong and my investment decision is subject to change। इसलिए हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक बात छोटी सी पढ़ते हैं, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को डील करना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 देखो कैसे रिलेटेड है दोनों पेपर, और वहां हम पढ़ते हैं, बहुत जोर से पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा है कि फ्लेक्सिबिलिटी यूज करनी है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक चेंज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वी हैव टू चेंज। जब जैसा तब तैसी, नहीं तो स्ट्रेटजी कैसी, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो फाइनेंस कैसा, और जब जैसा तब तैसा, नहीं तो सीएफओ और फाइनेंस मैनेजर कैसा। ठीक है, नजर बदले, नजारे बदले, इंडस्ट्री के इशारे बदले और हम ही ना बदले, इंस्टीट्यूट बदल गया और हम ना बदले तो क्या ही बदले, बदलना पड़ता है दोस्त। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन कैन गो रॉन्ग। अब 2-3 छोटे छोटे सवाल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, करना है इलस्ट्रेशंस। चलिए नोट कीजिए। एग्जांपल 1, ध्यान से लिखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 2 मिनट राइटिंग करने। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना बोलो? 1000 करोड़। ठीक है। कैश फ्लोज ईयर 1 to 4 कितना बोलो रिस्पेक्टिवली? 400, 300, 100 एंड 500। केसी कितना बोलो? केसी 15% और केओ, क्या है ना, अलग अलग जगह अलग अलग लोग वर्ड यूज करते हैं, तो एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट एनपीवी एंड एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ये बहुत ही सिंपल, ऐसा आपने किया है फटाफट कर दोगे आप। एग्जाम्पल नंबर 2, नजर बदले, नजारे बदले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिमाग में रखना। और जिस बच्चे का टाइम वैल्यू ऑफ मनी हिल गया है या उसको कुछ याद नहीं आ रहा है,
तो उसको कुछ नहीं करना है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के जो 3 लेक्चर मैंने शुरू में कराए उसको जाकर दोबारा से देखना है बेटा, एक्सक्यूज नहीं। सो एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए क्या बनाऊं मैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं थोड़ा अलग देना चाहता हूं, 700 करोड़। ध्यान से सुनना, एनुअल इक्वल कैश फ्लोज। एनुअल इक्वल कैश फ्लोज से तुम्हें कोई बात याद आ रही है क्या? एन्यूटी। देखो नेचर कुछ भी हो कैश फ्लो का, तुमको इस बात पे मतलब अर्जुन का जो ध्यान था ना वो पूरा मछली की आंख पे था, उसको टारगेट करना है तीर धनुष से, नीचे पानी में देखना है, नजर रखनी है आंख पे, ठीक है। निकालना इनफ्लोज आउटफ्लोज का पीवी है और उससे नेट करके एनपीवी निकालना है। तो ये टेक्निक कोई भी हो ध्यान रखना, इज इक्वल टू 200 करोड़ कितने सालों के लिए बोलू भाई? फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब ये एन्यूटी वाला है, यहां इनफ्लो निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको पीवीएएफ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर का इस्तेमाल करना है, या नहीं तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही है, टेबल वही है, वैसे बना दो। और नहीं तो एन्यूटी कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक फंडा है कैसे निकालते हैं, मान लो मेरा केसी और केओ इज इक्वल टू 18% है और 5 साल का मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालना है, इनफ्लोज निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज एन्यूटी कैसे निकालूंगा 5 साल का? ये देखो डिस्काउंट करना है 5 साल का और उसका फैक्टर निकालना है पीवीएफ। कैसे निकालूंगा? बहुत ही सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, यही होता है ना डिस्काउंटिंग का फैक्टर। और इसको एन्यूटी के लिए निकालना है और ये कितना है? 5 ईयर्स। इसको लिखते कैसे हैं? पीवीएएफ ब्रैकेट में 5 ईयर्स 18%, ये निकालना है। टेबल में जाओगे तुमको मिल जाएगा, लेकिन अगर कैलसी पे निकालना हो बहुत ही सिंपल, 1 डिवाइडेड बाय सिंपल 1.18, 18%, 1.18। अब देखो 5 साल के लिए इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स इक्वल टू, उसके बाद जीटी वाला कैलकुलेटर होगा, कंपलसरी है हमारे लिए। जीटी हमारा आ गया 3.1272, दिस इज माई पीवीएफ, निकल के आ गया सीधा कैलसी से, 1 सेकंड में निकलता है, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में तुम्हारे सामने टेबल दिया हुआ है और उसमें 5 साल का दिया हुआ है 1 2 3 4 और तुमको जोड़ के निकालना है, बहुत टाइम लगेगा भाई। काहे को जोड़ना बैठ करके 5 साल का इंडेक्स फैक्टर और जोड़ के और जीटी करके फिर निकालने का 0.12, 0.8298, 0.8725, बहुत टाइम लगेगा। सीधा 1 डिवाइडेड बाय इतना 5 टाइम जीटी करो, जो आया लेके कैलकुलेशन ऑन, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन है, बस इतना सा ही ट्रिक था। इसमें भी एनपीवी निकालनी है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़, एनुअल कैश फ्लोज 200 टिल इन्फिनिटी। याद करो परपेचुटी का केस है। अगेन फंडा वही है, परपेचुटी का केस है, ये आपको घर पे ट्राई करना है। टिल इन्फिनिटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और केसी और केओ इज इक्वल टू 12%। सो अगेन कैलकुलेट एनपीवी एंड एडवाइस। आई होप यू विल एडवाइस। सो ये 3 क्वेश्चन है, जरा नोटो फटाफट। पहला वाला आई होप यू हैव नोटेड विथ मी, पॉज करो नोट करो कोई बात नहीं। दूसरा वाला पॉज करो नोट करो कोई बात नहीं, इसमें भी वही निकालना। और तीसरा वाला पॉज करो नोट करो, वही आगे बढ़ते हैं। सर आज बस इतनी चीजें मुझे आपको सिखानी थी, एनपीवी, एलॉन मस्क, राजू मन्नू, ठीक है। एनपीवी कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके, फ्यूचर से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, सारा घुमा फिरा के एनपीवी पे पहुंचना है। टेबल से, फॉर्मूले से, एन्यूटी से, परपेचुटी से। एन्यूटी निकाल के ही दिखा दिया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, एन्यूटी निकालने का कोई लफड़ा नहीं। परपेचुटी के केस में तुमको हमने फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में ही पढ़ा रखा और यहां भी बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। इसमें निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ए बाय आई, दैट इज योर पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। सीधी सी बात है। और आउटफ्लो तो तुमको टेंशन ही नहीं है, सीधा है, निकाल लो।
परपेचुअल है, निकाल के कैलकुलेट करके एनपीवी एडवाइस करो। तीनों प्रैक्टिस के लिए दिया है और इसी बहाने मैंने तुम्हें इवन कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो, एन्युटी वाला कैश फ्लो, परपेचुइटी वाला कैश फ्लो और उस पे एनपीवी सारे टेक्निक करा दिए। अगली क्लास में हम एक चीज सीखेंगे जिसका नाम है, बस आज की क्लास इतनी है, आज की मुलाकात बस इतनी। अगली क्लास में हम सीखेंगे मॉडिफाइड। सर क्या ये हमारे सिलेबस में है? बिल्कुल आपके सिलेबस में है, मॉडिफाइड एनपीवी। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे आईआरआर, ठीक है, और अदर टेक्निक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में भी थोड़ा सा आपको हेल्प करके बताया है। सारे अलग अलग कैश फ्लोज पे सारी चीजें सीखेंगे एंड इसको कंक्लूड करेंगे। याद रखना है टीवीएम, कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दिमाग में बैकड्रॉप में रखना है हमेशा। और फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस का वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी वगैरह जो मैंने आपको सिखाया है, वैसे आपको काफी कुछ आता है, बस वो ध्यान में रखना है। रेस्ट इज ऑल राइट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग एफएमएसएम विद ओम। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ये छोटा सा टॉपिक आज कराया है, कैपिटल बजटिंग स्टार्ट कर दिया आपका। धीरे धीरे रिगर बढ़ेगा, बट मार्क माई वर्ड्स, टेक्निक को करते हुए जितनी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे वो दिमाग में रहेंगी तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा, एकदम आसान लगेगा। आगे केस स्टडीज होंगे, कुछ प्रोविजंस होंगे, ट्रीटमेंट्स होंगे, बता दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बच्चे फंसते कहां है? बच्चे फंसते हैं किसी भी कैपिटल बजटिंग टेक्निक के जो दूसरे पहलू है, जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, जिनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में करके निकल लेते हैं। ये बेटा ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, रट लिया, आगे निकल गए। उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके एप्लीकेशंस, उसकी कहां फंसावट होती है, कहां बनावट होती है, कहां से घूम के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही वाला बताया आपको कि देखो ये कॉन्सेप्ट डेराइव कहां से हुआ है। ये कॉन्सेप्ट इस रिकवरी मोड से डेराइव हुआ है। रिकवरी करते 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 सरप्लस में आ गए, रिकवरी करते 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 शॉर्ट में रह जाते। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? पैसा आता 250 नहीं आता, तो यहां से एक एनपीवी का कॉन्सेप्ट आया है। बाकी तो फॉर्मेलिटी है, टेबल में बनाओ, फॉर्मूले से बनाओ। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।